फिर पूछा जाता है अच्छा अब बताओ तुम क्या करती हो। 11 साल की उम्र से मुझे लगा कि मेरे अंदर एक आवाज़ चलती है। औरतें जब ब्यूटी पार्लर में आती है वो लगता है कुछ और ही खुल के आता है उनमें। तो हर बार हर किताब में मुझे यही नियम मिलता था कि हर दिन लिखो, हर दिन लिखो। अगर याद भी नहीं आए कि कल क्या लिखा था, अगर कनेक्शन भी नहीं बनना है तो भी कलम उठाओ और लिखो। मैंने अपनी ज़िंदगी एक छोटे से कमरे के अंदर मैंने सेटल कर लिया था कि मेरे बच्चों का देखभाल, रीडिंग राइटिंग का काम और घर के जो बेसिक फंक्शंस है कि कहीं जाके अटेंड करना, दिखाना कि मैं हूँ, उससे ज़्यादा मैं अपना फंक्शंस नहीं रख सकती थी। यू हैव मैरिड, एक ऐसे पार्टनर आपने चुना है जिसके हर दिन सुबह रुख बदलेगी। तो ये बॉलीवुड की राजनीति थी कि सुशांत सिंह के साथ में उन्होंने ऐसा किया, क्या ये सही? हेलो एवरीवन, द कुसुम राना शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट लेके आई हूं आपके लिए फिर से एक नया एपिसोड। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे साथ हैं एक स्पेशल गेस्ट, बेहद ही टैलेंटेड, पावरफुल और ऑनेस्ट, टैलेंटेड राइटर एंड डायरेक्टर सुश्रिता दास जी। तो स्वागत है मैम आपका द कुसुम राना शो में। आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे मतलब इनकी सोच ने, इनकी स्टोरी ने और फिल्म मेकिंग की सोच को एक बहुत अच्छा दिशा दी है आपकी सोच ने। तो आज उसी के ऊपर बात करेंगे। मैं बेहद ही खुश हूँ आज। मैं भी बहुत खुश हूँ कुसुम, क्योंकि बोलने की जगह भी बहुत ज़रूरी है। अक्सर फिल्म के प्रमोशन के दौरान हमसे बहुत सवाल किए जाते हैं ज़िंदगी के बारे में, आपके ट्रैवल जर्नी के बारे में, लेकिन वो कहीं पर आके फिल्म के प्रमोशन के लिए छुप जाता है। लेकिन हमारी ये जर्नीज बताना बहुत ज़रूरी है, खासकर लड़कियों के लिए, विमेन के लिए जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहती है, जो काम कर रही है। मुझे लगता है कि हमारे चैलेंजेस 2 गुना 4 गुना ज़्यादा है, तो इसीलिए ये जर्नीज बोलना बहुत ज़रूरी है। मैं आज आई हूँ तुम्हारे साथ ये जर्नी शेयर करने के लिए, क्योंकि तुम्हारे ज़रिए मुझे पता है इस देश में किसी छिपे कोने में, किसी टाउन में, किसी छोटे से शहर में जहाँ कोई लड़की सपना देख रही होगी, उसको थोड़ा सा हेल्प, थोड़ा सा सपोर्ट मिले। क्योंकि हम सब बाहर से आए हुए हैं और बहुत रिस्क लेके यहाँ आए कि अपने सपने पूरे करने हैं। यस मैम, जरूर। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस चीज़ के लिए, आपकी जर्नी जानने के लिए। आपका जो बोलने का तरीका है मैम कमाल का है, और ये बोलने का तरीका आपके स्ट्रगल को दर्शाता है जी, कि आपने वाकई में कितना अनुभव आपको जीवन का हो रखा है। तो आज उस स्टोरी के लिए मैं भी यहाँ बैठी हूँ। ये जो राइटिंग का सोच है या आपका डायरेक्टिंग का सोच है, जबकि आप ऐसे घर से आते हो जहाँ कोई फिल्म का, कोई सिनेमा का कोई भी दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं, तो फिर राइटिंग के में और डायरेक्टर में कैसे आ गया? हाँ, तो मैं शुरू करना चाहूँगी, मैं जिस किस्म के फैमिली से आती हूँ, बंगाल में आपको पता ही होगा कि पढ़ना लिखना, गाना बजाना, इन सब का एक महत्व है हर घर में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको लेके आप फ्यूचर करियर के बारे में सोचो। हम जब बैठते हैं बड़ों के बीच में तो ये बोलते हैं कि हाँ मैं कविता बोल सकती हूँ, हाँ मैं गाना गा सकती हूँ। फिर पूछा जाता है अच्छा अब बताओ तुम क्या करती हो। तो एक परवरिश गाना गाने का, किताब पढ़ने का, ये घर में होता है। लेकिन क्योंकि मैं एक जॉइंट फैमिली में पली बड़ी थी और मेरे हम उम्र कोई नहीं था उस वक्त, बड़ों के साथ मतलब आप बोल सकते हो सर नीचा करके बात करना जो होता है, बड़ों को जवाब नहीं देना जो होता है, ऐसे कायदे में हम पाले गए हैं। तो उस उम्र में मुझे किताबें पढ़ना और खुद से अपने जो महसूस मैं करती थी, जो अनुभव मेरे होते थे, वो लिखना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। तो वो डायरी के पन्नों में लिखते लिखते मुझे लगा कि मेरे सबसे करीबी दोस्त, सबसे करीबी सहेली ये राइटिंग है। तो 11 साल की उम्र से मुझे लगा कि मेरे अंदर एक आवाज़ चलती है। चाहे मैं आपसे बैठ के अभी बात कर रही हूँ, लेकिन एक शख्स मेरे अंदर है जो ये सब कुछ देख के कुछ नोट्स लिख रही है, कहीं पे कोई स्क्रीन प्ले में किसी दिन कोई सीन में शायद वो आ जाए। तो वो एक आवाज़ हमेशा मेरे साथ चलती थी। तो मुझे लगता था क्या है ये, क्यों ऐसा है, क्या सबके साथ ऐसा होता है? तो मुझे बहुत वक्त लगा समझने के लिए कि नहीं, सबके साथ ऐसा नहीं होता है। वो आवाज़ आपके पास ऊपर से आई हुई है और उस आवाज़ को आपको रखना पड़ेगा, आपको उसकी समृद्धि करनी पड़ेगी, उसकी जतन करना पड़ता है।
ऐसा भी है कि मैं लिटरेचर बैकग्राउंड में हूँ। मैंने इंग्लिश ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया है कोलकाता से, कैलकाटा यूनिवर्सिटी से। लेकिन फिर भी अगर मैं किताब लिखना चाहूँ, मैं नॉवेल्स लिखना चाहूँ, तो भी ऑर्डिनरी बैकग्राउंड के बच्चों के लिए वो लिटरेरी वर्ल्ड तक घुसना एक बहुत बड़ी जर्नी है। बिल्कुल। एक जैसे दीवार है, फिल्मी दुनिया को लांघने के लिए एक दीवार है, लिटरेचर की दीवार को भी एक लांघना बहुत मुश्किल है। तो मैं हताश होती थी, लेकिन मैं क्या करूँ, वो आवाज़ मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ती थी। तो ज़रूरत हो ना हो मैं कुछ ना कुछ लिखती रही। आम जिंदगी जैसे लड़कियों की चलती है वैसे ही चली मेरी। 22-23 साल में मेरी शादी हो गई। और फिर मेरी ऐसे घर में शादी हुई जहाँ पे मेरी सास नहीं थी, और उम्मीदें मुझसे बहुत थी कि मैं ही घर चलाऊं, मैं ही घर का सब कुछ देखभाल करूं, और जो इतने सालों से शायद घर में नहीं हुआ है, एक जिसको बोलते हैं रौनक आना, एक औरत के घर पे आने से रौनक आना, वैसी उम्मीदें थी मुझसे। और मैं भी खुश ही थी, क्योंकि एक 22-23 साल की लड़की को यही लगता है कि राइटिंग के लिए क्या चाहिए, एक पेन चाहिए, एक टेबल चाहिए, कॉपी चाहिए, और किताब तो मैं पढ़ती हूँ। लेकिन जैसे एक एक साल उम्र बढ़ती गई, फिर लगा कि नहीं, ये तो बहुत गहरा काम है और इसके लिए अलग से मुझे बैठना पड़ेगा, अलग वक्त निकालना पड़ेगा। और मुझ में एक शुरू से एक प्रॉब्लम है, मैं ना चुप नहीं बैठ सकती। ये जो मेरे हाथ है, मैंने कभी मेरे हाथों से चुप करके मैं कभी नहीं बैठी हूँ। तो जब मुझे लगा कि कुछ करना है मुझे, तो मैंने अपना हेयर एंड ब्यूटी सैलून स्टार्ट किया कोलकाता में। मैंने खुद ट्रेनिंग ली। कोलकाता के जो बेस्ट हेयर ड्रेसर्स हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, रमन भारद्वाज, काकुली सेनगुप्ता, अभिजीत चंदा, इन सारे टीचर्स ये मेरे गुरु रहे हैं। मैंने इनसे हेयर एंड मेकअप सीखा, अपना सैलून स्टार्ट किया, क्वींस हेयर एंड ब्यूटी सैलून। और वो जो एक सैलून की दुनिया है कुसुम, वहां पे मुझे लगा कि हेयर ड्रेसर, मेकअप आर्टिस्ट की परवरिश से ज्यादा राइटर की परवरिश ज्यादा हुई। वो लिखने का तरीका, आप टेबल पे बैठ के नहीं कर सकते, आपको जिंदगी से जुड़ना पड़ेगा। औरतें जब ब्यूटी पार्लर में आती है, वो लगता है कुछ और ही खुल के आता है उनमें। उनकी कहानियां सुनो, उनके रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ो, तो आपको लगता है कि अरे बाप रे, ये तो एक खुद एक नॉवल है। तो मुझे लगा कि मेरी राइटर बनने की परवरिश ब्यूटी पार्लर में ज्यादा हुई। उस छोटे से ब्यूटी पार्लर में लड़की आती थी दूर दूर से, ट्रेन में आती थी काम करने। हमारे पार्लर के करीब एक कॉलोनी था। उस कॉलोनी में छोटे छोटे बच्चियां, उनकी माँ सुबह होते ही काम के लिए निकल जाती थी। उनको डर रहता था कि ये जो लड़कियों को वो घर में छोड़ के जा रही है, इनको शायद उठा कर ले जाए, इनकी रेप हो जाए। तो ये हमारे पास आती थी ट्रेनिंग करने के लिए। तो इन लड़कियों का आप बोल सकते हो पुनर्जन्म होते हुए मैंने देखा है कि वो पार्लर में आके उन्होंने पेडिक्योर मैनिक्योर सीखना, बड़े जतन से मेकअप सीखना। मैम सिखाइए ना, और सिखाइए, मैं करूँगी। तो आज जब मैं देखती हूँ इंस्टाग्राम पे वो अर्बन क्लैप की मेकअप करने जाती है, या फिर पार्लर से कोई मेकअप करके भेजी है, तो मुझे वो बहुत बड़ा अचीवमेंट लगता है कुसुम। लगता है कि हाँ, इस लड़की की, इस बच्ची की जिंदगी में किसी तरह से मैंने 2 कदम चलने में मैंने उसकी मदद की है, और वो अपना रास्ता खुद चुन सकती है। ये मुझे बहुत मेरे हेयर एंड ब्यूटी मेकअप जर्नी में मुझे बहुत बड़ी सीख मिली है। तो इसके साथ साथ मैंने राइटिंग की जो डिसिप्लिन है वो कभी नहीं छोड़ी। मैं हर दिन 5-5:30 बजे मैं अलार्म लगाती थी, और एक राइटिंग टेबल और कलम और खाता वो रहता था, और कुछ मुझे पता नहीं मैं क्या लिख रही हूँ, लेकिन मैं लिखूंगी। मेरे फैमिली मैरिड लाइफ के दौरान हम ट्रैवल बहुत करते थे। शादी बाद में हुई आपकी? शादी मेरी 22-23 साल में हुई। तो ये जब हम लोग जब कलकत्ता में रहते थे, हम ट्रैवल बहुत करते थे, यूरोप गए, अमेरिका गए। मैं कहीं भी जाती थी, मैं राइटिंग पे किताबें उठाती थी कि मुझे पढ़ना है, मुझे समझना है कि जिसको कोई सपोर्ट नहीं है, कोई हेल्प किसी को नहीं मिल रहा है, वो कैसे खुद से राइटर बन सकती है। तो हर बार हर किताब में मुझे यही नियम मिलता था कि हर दिन लिखो, हर दिन लिखो। अगर याद भी नहीं आए कि कल क्या लिखा था, अगर कनेक्शन भी नहीं बनना है, तो भी कलम उठाओ और लिखो। तो मैं 5-5:30 बजे उठ के बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करने से पहले बैठ के लिखती थी
किताबें पढ़ती थी, देश विदेश की किताबें पढ़ती थी। वो एक फितरत में आ ही जाता है बचपन से, क्योंकि हमारे वक्त में इंस्टाग्राम नहीं था। दूरदर्शन के बहुत सिलेक्टेड कुछ प्रोग्राम्स आते थे। घर में बड़े बुजुर्ग होने के वजह से टीवी को देखने के कुछ फिक्स घंटे होते थे। हम अनलिमिटेड टीवी भी नहीं देख सकते थे, तो किताबें एक ऑटोमेटिक दोस्त बन गई। तो ये लिखने की जो हैबिट है ये मेरे साथ रह गया, बहुत सालों तक रह गया। मेरे बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे और एक आपसी जिंदगी में, जिसको बोलते हैं मैरिड लाइफ में, उसमें मैंने एक वक्त के साथ एक परिपूर्णता, जिसको बोलते हैं ना, वो महसूस करने लगी कि यहाँ शायद मुझे जो करना था वो मैं कर चुकी हूँ। ये मैं एक बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ क्योंकि ये समझ में आना बहुत मुश्किल है। बहुत कम लोग इसको अंडरस्टैंड करते, इसको मिसअंडरस्टैंड ज्यादा करते हैं। लेकिन मुझे लगा था कि इस घर में आके, इस संसार में आके, जो मेरा ड्यूटी था इस घर की तरफ, वो खत्म हो चुका है। और मुझे अब वो शुरिता को ढूंढने के लिए निकलना है जो मेरे अंदर तड़प रही है। उस आवाज को ढूंढना है। मैं कैसे ढूंढूं? उन्हीं दिनों कलकत्ता में एक बहुत बड़ी पब्लिशिंग हाउस है, सीगल पब्लिशिंग हाउस। वो हर साल में 2 बार एक पब्लिशिंग एडिटिंग की एक कोर्स करते हैं, बुक एडिटिंग की कोर्स कराते हैं। मुझे लगा चली जाती हूँ, कुछ तो सुनने को मिलेगा, कोई राइटर्स आएंगे, एडिटर्स आएंगे, उस दुनिया से किसी तरह तो जुड़ूंगी। तो मुझे याद है उनकी फीस 55,000 की थी उस वक्त। और क्योंकि मुझे मार्च में ज्वाइन करना था और ब्राइडल सीजन दिसंबर जनवरी बहुत हाई ब्राइडल सीजन होती है, मैंने उस वक्त उस हिसाब से मेकअप के सारे ब्राइडल काम मैंने कर लिया कि बिजनेस से मैं वो 55,000 रुपए हटा सकूं ताकि मैं वो एडिटिंग कोर्स कर सकूं। तो वो कोर्स करने जब मैं सीगल पहुंची, तब मुझे लगा कि हाँ, सच में जिस दुनिया को मैं देखने के लिए तड़प रही हूँ, आर्ट की, लोगों के चर्चा की, तरह तरह के, सीगल ट्रांसलेशन करती है, यूरोप के बहुत सारे साहित्यकार के किताबों को ट्रांसलेशन करती है। तो मुझे लगा मेरी इतनी सी कैपेसिटी की जिंदगी अचानक से बड़ी हो गई, मेरी दर्शन बहुत बड़ी हो गई साहित्य की तरफ। और उसके साथ चर्चा रखना, सीगल आना जाना, वो मैंने रखा। उस वक्त उस घर में जहां मैं रहती थी, मैं मैरिड औरत थी, शादी होके 2 बच्चे थे मेरे। मैंने अपनी जिंदगी एक छोटे से कमरे के अंदर मैंने सेटल कर लिया था कि मेरे बच्चों का देखभाल, रीडिंग राइटिंग का काम और घर के जो बेसिक फंक्शंस है कि कहीं जाके अटेंड करना, दिखाना कि मैं हूं, उससे ज्यादा मैं अपना फंक्शंस नहीं रख सकती थी। क्या घर में इसके वजह से तनाव थे? जरूर थे, लेकिन आपको एक वक्त पे आके समझना ही पड़ता है कि मैं कहीं से निकल चुकी हूँ, एक मेटामॉर्फोसिस हो चुका है, वो मौत एक बटरफ्लाई बन चुकी है, अब वो वापस वहां नहीं जा सकती। मेरे लिए क्लियर था। इसीलिए जो भी ऑपोजिशन या जो भी घर में एक आपसी तनाव का माहौल था, मेरे लिए समझना बहुत मुश्किल था, बहुत आसान था, क्योंकि ऐसा है कि मैं खुद को भी समझ रही हूँ और जो ऑपोजिट में है, जो मेरे हस्बैंड थे, उनका मुश्किल भी मैं समझ रही हूँ। मैं समझ रही हूँ कि वो किस तनाव से गुजर रहे हैं, कि दिया, भगवान का दिया हुआ सब कुछ तो है घर में, लेकिन ये खुश क्यों नहीं है, इसको किस बात की कमी है, वो मैं समझा ही नहीं सकती थी। कि कुछ अंदर से कुछ खिंचाव, एक बुलावा, जिसको बोलते हैं ना, एक कॉलिंग आ गई थी मेरी कि दिस इज नॉट माई वर्ल्ड एनी मोर, इट नीड्स टू एक्सपैंड, ग्रो करने का वक्त आया है। तो मेरे प्रॉपरली फिल्म राइटिंग की जर्नी शुरू हुई दुर्गा पूजा से। अगर मैं आपको बोल सकूं, मेरी उस वक्त 38 साल की उम्र थी, आई वाज 38 जी। और मैं अपना नॉवेल लिख रही थी उस वक्त, एक नॉवेल कंप्लीशन करने की प्रोसेस में थी। और दुर्गा पूजा के काम बहुत हैवी होते ब्यूटी पार्लर में। मैंने काम वाम खत्म किया और मैं घर आने की कोशिश कर रही थी, तो मेरे हस्बैंड के दोस्त थे प्रसेनजीत कुमार दे। वो अभी इस दुनिया में नहीं है, बट आई रिस्पेक्ट एंड रिमेम्बर हिम ऑल द टाइम। उन्होंने मुझे कॉल किया और बोला कि श्रीता, भट्ट साहब आ रहे हैं मेरे दुर्गा पूजा ओपनिंग करने के लिए, तुम आ जाओ। महेश भट्ट साहब, हाँ। तो उन्होंने खासकर इनवाइट किया था और बाद में मुझे पता चला, भट्ट साहब ने खुद बोला था कि मैं कोलकाता आना चाहता हूँ, मैं दुर्गा पूजा अंदर के घर से जैसे देखते हैं ना, मुझे गेस्ट की तरह मत बुलाओ, मुझे घर के सदस्य की तरह एक बार पूरा दुर्गा पूजा का एहसास लेना है। तो उन्होंने इनवाइट किया था सर को। अब महेश भट्ट सर के गाने, उनकी फिल्में
पूजा भट्ट के गाने, फिल्में, उन सब का एक बहुत गहरा प्रभाव रहा है मुझ पे। भले ही मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी हूँ, लेकिन हिंदी सिनेमा मेरे लिए एक बहुत, मतलब मैं बोलूँ, वो बोलते हैं ना कि आपके अंदर एक दुनिया है जहाँ आप आज़ाद हो, आप बच्ची बन सकते हो, वहाँ आपसे कोई कुछ रोक टोक नहीं है। तो हिंदी सिनेमा की दुनिया मेरे लिए वो दुनिया थी कि यहाँ पर मैं पूरे तरीके से इससे जुड़ सकती हूँ। लेकिन मुझे लगा कि महेश भट्ट साहब आ रहे हैं और मैं भीड़ में खड़े होके उनको एक फीता काटते हुए देखूंगी, ये मुझे बड़ा अजीब लगा। तो मैंने ना मिस्टर डे को मना कर दिया, बहाना बना दिया। मैंने कहा कि पार्लर मेरी अभी तक बंद नहीं हुई है, कुछ कस्टमर्स है भी, मैंने झूठ बोल दिया उनको। मुझे लगा टल जाएगी बात। मैं घर गई रात को 8:30-9 बजे, लेकिन वो बोलते हैं कि जो होना होता है वो होता ही है। जैसे मैं बोल रही हूँ ना, पहले भी मेरे अंदर जो कॉलिंग आया वो स्पिरिचुअल था। ये भी मुझे लगता है भट्ट साहब के साथ मुलाकात एक स्पिरिचुअल कॉलिंग है। और मैं आज बोलती हूँ मेरे टीम को कि महेश भट्ट घटते हैं आपके साथ, ही हैपेंस टू यू। और जब वो घटते हैं, आपकी दुनिया बिफोर एंड आफ्टर में बट जाती है। तो उस शाम को 9 बजे फिर मिस्टर डे का कॉल आया कि श्रीता तुम तो नहीं आई मेरे पूजा में, मैं भट्ट साहब को लेके आ रहा हूँ तुम्हारे ब्लॉक में, तुम आ जाओ, तुम सर को दिखाओ अपना पंडाल। मैंने कहा अच्छा, बहुत अच्छी बात है, जरूर करते हैं ये। तो मेरे हस्बैंड भी गए और हम लोग उस वक्त इस तरह से उनको अटेंड किए लाइक अ कपल, कि कुछ ज्यादा टेंशन या कुछ नहीं, लाइक अ जेन्युइन कपल हमने उनको रिसीव किया। और फिर सर को मैंने समझाया। उस वक्त निर्भया का एक बहुत प्रकोप चल रहा था पूरे देश में, तो उस पंडाल में भी निर्भया का एक थीम पे हमने पंडाल बनाई थी। वो मैंने सर को दिखाया, समझाया। सर फोटोज भी ले रहे थे और एंड में मैंने बोला सर मैं लिखती हूँ। तो मिस्टर डे थे, उन्होंने बोला नहीं नहीं तुम ठीक से समझाओ ना, तुम क्या करती हो। ये उनकी बड़प्पन है कि उन्होंने मौका जाने नहीं दिया। मुझे फिर से बोला कि नहीं श्रीता तुम ठीक से समझाओ, तुम क्या करती हो। तो मैंने सर की तरफ देखा और मैंने बोला सर मैं लेफ्ट हाथ से कैंची लेके बाल काटती हूँ, राइट हाथ से, मेरे दाएं हाथ से लिखती हूँ। सर ने बोला अच्छा, ये कमाल का कॉम्बिनेशन है। मैंने कहा हाँ, ये भी हमारे बंगाल के परंपरा से जुड़ी हुई है। मैं लेफ्टी हूँ, लेकिन क्योंकि माना जाता है कि कलम है जो वो माँ सरस्वती की देन है, तो हम में बाएं हाथ से कलम नहीं उठाते। तो मुझे सिखाया गया था दाएं हाथ से लिखना, लेकिन हेयर कटिंग, मेकअप, ये सब तो मैं बाएं हाथ से ही करती हूँ, क्योंकि वो मैं ऊपर से लेकर आई हूँ, वो मैं नहीं चेंज कर सकती। तो मैंने कहा सर मुझे कुछ लिखना है, मुझे एक मौका दीजिए। मुझे कभी कोई ट्रेनिंग, कोई परवरिश कुछ नहीं मिला है, बस एक भूख है, लिखने की भूख। ये भूख लेके मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, मुझे नहीं समझ में आता। तो सर ने कहा ठीक है, तुम मेरा ईमेल एड्रेस ले लो और कुछ भी तुमने लिखा है वो मुझे भेज दो। मैंने कहा ठीक है। तो जिस नॉवल पे मैं काम कर रही थी, अगले दिन मैं बैठ गई और उसी नॉवल को लेके वहां से थोड़ा सा सेक्शन लेके मैंने सर को ईमेल किया। सर अगले दिन जाने वाले थे, कोलकाता टू बॉम्बे आने वाले थे। तो मिस्टर डे ने पता नहीं क्यों उन्होंने फिर बोला कि भट्ट साहब 5 बजे निकलेंगे, तुमको आना है तो आके मिलो। तो मुझे याद है मैंने सीगल के लिए एक आर्टिकल लिखा था, तो मुझे पता नहीं क्या लगा, मैं वो लेकर चली गई कि सर ये मैंने एक लिखा था। और अजीब बात यह है कि मुझे अभी भी क्लियर याद है, वो शॉर्ट स्टोरी एक मैंने लिखी थी, एक माँ के बारे में जिसके हस्बैंड युद्ध पे चले जाते हैं और बच्चा उसके साथ है, और बच्चे को वो अभी तक अपने बाप का नाम नहीं दे पा रही है, वो नहीं बोल पा रही है, क्योंकि वो आके अपने रिलेशनशिप को कॉन्ज्यूमेट करने वाले थे, उनको शादी का दर्जा देने वाले थे। आगे जाके जब मैंने सर की किताब मंगवाई, अ टेस्ट ऑफ लाइफ पढ़ा मैंने, तो मैंने देखा कि उनकी जिंदगी से बहुत मिलती जुलती ये कहानी है। उनकी माँ को कभी भी उनके फादर के साथ एक वाइफ होने का वो दर्जा नहीं मिला। तो मुझे काफी लगा कि स्पिरिचुअली जब आपको कनेक्ट होना होता है, आप कनेक्ट हो ही जाते हो। तो उस दिन मैंने वो आर्टिकल सर को पढ़ के सुनाया और सर ने बोला ठीक है, तुम मुझे अपना कुछ पोर्शंस भेजो, मैं एक स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ, कुछ होगा तुम्हारे लायक, तुम्हारी जिंदगी के, तुम्हारे सेंसिबिलिटी के आसपास कुछ होगा तो मैं भेजूंगा तुमको। उसके बाद कुसुम पूरी एफर्ट मेरी थी कि मैं सर के साथ जुड़ी रहूं, एक मैसेज एक्सचेंज करूं, पूछूं कि सर क्या लिख सकती हूं मैं।
तो उन्होंने मुझे नहीं बताया कि वो किस स्क्रिप्ट पे उस वक्त काम कर रहे हैं। उन्होंने मुझे एक सिचुएशन बताया। उन्होंने बोला कि एक औरत है, 5 साल उसके हस्बैंड से वो दूर रहती है, अपने बेटे को पाल रही है, हस्बैंड जेल में है। और अब सीन जहाँ शुरू होता है, वो हस्बैंड जेल से वापस आता है, उसके हाथ में मंगलसूत्र है, और मंगलसूत्र वो इस तरह लेके आता है कि ये बेड़ी है, वो फिर से अपने बीवी को बेड़ी पहनाने आ रहा है, और ये औरत बगावत करती है। ये सीन अब तुम मुझे लिख के भेजो। तो सबसे पहले तो मैंने हाथ ऊपर कर दिया और कहा, मुझे सर स्क्रीन प्ले लिखना नहीं आता, मैं आपको नॉवल स्ट्रक्चर में कुछ लिख के भेज सकती हूँ। उन्होंने बोला, मुझे स्किल नहीं चाहिए, तुम्हारे जिंदगी के जो एहसास है, तुम जिस तनाव से गुजर रही हो जिंदगी में, उससे जुड़कर मुझे कुछ लिख के भेजो। सिनेमा ग्रामर मुझे आता है, उससे क्या निकालना है मैं निकाल लूंगा। और मैंने लिखा, मैंने कोई 3-4 पेजेस सर को लिख कर भेजे। लिखा क्या? मैंने बहुत क्लियर, मुझे वो सीन आया था। एक टैगोर की फोटो है, उसके सामने एक औरत आके खड़ी होती है, बहुत स्पेयर्सली अपने आप को तैयार की हुई, मानो कि कोलकाता में कोई फ्लावर शॉप या बुटीक चलाती होगी। उसके बेटे को वो बुलाती, जैसे ही वो हस्बैंड को देखती है आते हुए, सबसे पहले वो बेटे को बुलाती है। मुझे अभी भी लाइन याद है, क्योंकि लाइन सिनेमा में वही है, आदित्य है तो ये तुम्हारे पापा है, पैर छुओ इनके। तो वो जो एक घर की एक मर्यादा, उसको लांघना नहीं चाहिए बेटे के सामने, और उसके बावजूद अपना युद्ध रखना चाहिए अपनी जगह। मैंने वो कुछ इसेंस से मैंने सीन तैयार किया था। बाद में सर ने मुझे बोला कि मैं हमारी अधूरी कहानी लिख रहा हूँ, और ये क्लाइमैक्स का सीन है, ये बहुत ज़रूरी सीन है, मुझे ज़िंदगी से जुड़ी हुई एहसास की बहुत ज़रूरत थी। क्योंकि हम लोग यहाँ बैठ के लिख तो लेते हैं, हाई ड्रामा लिख लेते हैं, लेकिन ज़िंदगी का एहसास कहाँ से लाऊं? मैं ये एहसास कहाँ से लाऊं कि इस औरत में इतनी रिस्पेक्ट है कि वो अपने बेटे के सामने वो ड्रामा का खुलासा नहीं करती है। बेटे को बोलती है, पाँव छुओ पापा का, और वो चला जाता है, तो वो अपना एजेंडा निकालती है। तो यहाँ से कुसुम मेरी एक, मैं बोल सकती हूँ, जर्नी शुरू हुई। लेकिन जर्नी शुरू हुई बोलना मुश्किल है, क्योंकि भट्ट साहब है, वो कभी भी आपको कोई इल्यूजन नहीं देते कि हाँ यहाँ दरवाजा खुल गया है, तुम्हारे लिए रास्ता बन गया है। वो सिर्फ एक शुरुआत थी। लेकिन ये समझने के लिए वो शुरुआत काफी था कि हाँ, कुछ बात है मुझ में, जो अगर मैं ग्रूम करूं, अगर मैं अपने आप को ट्रेन करूं, शायद कुछ निकल के आए मुझसे। तो उसके बाद सर ने ना, मुझे याद है, स्पाइरल बाइंड किया हुआ पूरा हमारी अधूरी कहानी की जो स्क्रिप्ट उन्होंने लॉक की थी, वो उन्होंने मेरे घर पर भेजा था। एक पार्सल में आया, और उन्होंने बोला, अब मैं चाहता हूँ कि शुरू से लेके एंड तक पूरे स्क्रिप्ट को तुम पढ़ो, इस तरह पढ़ो कि तुम अपने आप को देख रही हो उसमें। अब अपने आप को उस चरित्र में, उस कैरेक्टर में पूरे तरीके से समा जाओ उसमें, और वहां से जो निकलता है वो मुझे दो। तो काफी सीन्स आगे ऊपर नीचे होता रहा। शूट उस वक्त चल रही थी, दुबई में शूटिंग शुरू हो गई थी। लेकिन ये सच है कि शूटिंग चलते वक्त कुछ सीन्स पे मैंने भट्ट साहब के साथ काम किया। शगुफ्ता मैम ने डायलॉग्स लिखे, स्क्रीन प्ले लिखे। शगुफ्ता मैम एक सीनियर राइटर है, लेकिन उसमें भी कैसे वो असली रंग लाना है, वो भट्ट साहब ने धीरे धीरे काम किया। जब फिल्म देखने गई मैं मेरे फैमिली के साथ, तो वो एहसास हुआ कि हाँ, नहीं होकर भी इसमें मैं कहीं हूं। और वो पहली बार अपने आप को चखना, एक टेस्ट आती है। भट्ट साहब हमेशा बोलते हैं कि जिस इंसान को, जिस एक्टर को, जिस डायरेक्टर को, जिस टेक्नीशियन को एक बार अपने आप को जो वो चख ले, वो कभी पलट के वापस नहीं जाएगा। एक एक्टर को अगर छोटा सा भी एक रोल मिल जाए, लेकिन उसमें वो अपने आप को देख सके, अपने आप को छू सके, वो कभी नहीं जाएगा। वो उम्मीद में बैठा रहेगा पूरी जिंदगी कि मैं फिर से यही करना चाहता हूँ। तो हमारी अधूरी कहानी देखकर मुझे पहली बार एहसास हुआ कि हाँ, दिस इज मी, कोई है वहां पे, और इसको आगे बढ़ाना है। तो मुझे याद है, सर को मैंने एक दिन शाम को कॉल किया कि अब क्या है सर, अब क्या करना है। तो सर ने कहा, तुम्हारे दिमाग में कुछ है, कुछ आ रहा है तुम्हारे पास? तो मेरे पास ना दूसरी एक नॉवेल लिखने के लिए एक पटकथा मैंने सोचा था, एक सिचुएशन मैंने सोचा था। एक लड़के की कहानी, जो कि सिंगर है, म्यूजिक से बहुत प्यार है उसको, और एक दिन अचानक अपने राजबाड़ी, मतलब कोलकाता में बड़े बड़े घर जो होते, पुराने राजबाड़ी जो होते हैं, उनको आगे के पीढ़ियों के लिए चलाना बहुत मुश्किल होता है। तो वो लड़का एक दिन आता है और देखता है कि यकायक उसकी माँ ने फिल्म शूटिंग के लिए घर को दे दिया है,
और उससे वो बहुत गुस्सा होता है। ही इज अ मॉडर्न मैन, लेकिन उसके ट्रेडिशंस पुराने हैं। वो बोलता है कि आप ऐसा नहीं कर सकती। तो वो नोटिस दिखाती है कि गवर्नमेंट का नोटिस आ चुका है बेटा, तो इससे अच्छा है कि गवर्नमेंट ले ले हमारी प्रॉपर्टी, हम कुछ पैसे कमा के इस जगह की रक्षण करें। उस पे जिद चढ़ जाता है और वो बोलता है मैं बॉम्बे जाता हूँ, मेरा रेडियो जॉकी दोस्त है, मैं कुछ करता हूँ, मैं कुछ करके वापस आऊंगा और घर में छुड़ाऊंगा। ये जर्नी का छोटा सा ये हिस्सा मैंने सर को सुनाया था। सर ने कहा ठीक है, मैं कुछ मेरी एक प्रोडिजी है गुरुदेव भल्ला, वो भी अपना डायरेक्टोरियल करियर शुरू करना चाहता है, मैं बात करता हूँ गुरु से, देन वी कैन स्टार्ट समथिंग। और भट्ट साहब हमेशा से नए टैलेंट, नए लोग, नए प्यास को लेकर ही काम करते हैं, ये सबको मालूम है। इतने सारे न्यू टैलेंट्स उन्होंने बर्थ किया है। तो वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई, जहां मैं हर महीने बॉम्बे आती थी 3-4 दिन के लिए। ये जो कहानी की पटकथा शुरुआत जो मैंने कहा तुमको बीज, इससे एक फिल्म स्क्रिप्ट की पैदाइश हुई। उस फिल्म का नाम है अब रात गुजरने वाली है। वो एक फिल्म बनने वाली थी, तो उसके लिए राइटिंग के लिए, उसके लिरिक्स के लिए, म्यूजिक के लिए, सब चीज के लिए मेरा आना जाना शुरू हुआ। बॉम्बे आती थी मैं 3-4 दिन के लिए, काम समझती थी, जी टीम के साथ इंटरेक्ट करती थी, सब कुछ बहुत नया था, लेकिन मुझे वो डेयरिंग, वो फीलिंग आती थी कि मुझे यही करना है, मैं यही करने आई हूँ और मैं यही करना चाहती हूँ। करते करते 1-1.5 साल हमने लगभग उस फिल्म पे काम किया और ऑलमोस्ट फिल्म फ्लोर पे जाने ही वाली थी, और जी ने अचानक से कहा कि नहीं, हम न्यू कमर्स पे फिल्म नहीं बनाना चाहते, हम अब जी स्टूडियो बनाएंगे और जी स्टूडियो में हम सिर्फ स्टार्स के साथ काम करेंगे। तो गाने उस वक्त उन्होंने ले लिए, वो स्क्रिप्ट का कुछ हुआ नहीं उस वक्त, और उस वक्त वो सेटबैक हुआ कि अब क्या, एक फिल्म को और पहली बार एक पूरे स्क्रिप्ट पे काम करना, आना जाना, टीम के साथ इंटरेक्ट करना, कास्टिंग हो रहा है, प्लेबैक फिल्म गानों को रिकॉर्ड किया जा रहा है। बहुत एक्साइटमेंट थी मुझ में कि ये फिल्म बनने वाली है। शायद मैं सेट पे भी जाके देख सकूं फिल्म बनती हुई, लेकिन वो ऐसे टाइम पे आके वो बंद हो गया। आज मैं जब पलट के देखती हूँ कुसुम, तो मुझे लगता है कि ये 11-12 साल एक लर्निंग ही रही है। फिल्म स्कूल में आपको 3 महीने 2 साल में जो भी सिखा दे, आप वो सीख लेते हो, फिर वो बंद हो जाता है, वो किताबों के साथ आपके साथ रह गया। लेकिन ये लर्निंग, क्योंकि जिंदगी जी के मैंने सीखा, सेटबैक्स के साथ सीखा, ये मैं भूल नहीं सकती। और ये सेटबैक्स सीखना ज्यादा जरूरी है इस प्रोफेशन में। ये सेटबैक्स का ही प्रोफेशन है, हर बार गिरने का, और बहुत गहरा गिरने का, लेकिन फिर भी उठने की चाह, वो आपकी प्यास के बिना आप नहीं उठ सकते दोबारा। तो अब रात गुजरने वाली है, नहीं हुई, लेकिन क्योंकि हमारे पास एक मेंटोर, महेश भट्ट जैसे एक मेंटोर थे, जिन्होंने ऑलमोस्ट तब तक मुझे लगता है 55 साल सर ऑलरेडी दे चुके थे फिल्म इंडस्ट्री को, वो ना कभी रुकते नहीं है कहीं पे। ये एक लर्निंग सर की सबसे जरूरी मैंने सीखी। उन्होंने उसी वक्त गुरु के साथ टीवी के लिए एक शो लिखना स्टार्ट किया, नामकरण, एक इलेजिटिमेट बच्ची की कहानी, जो उनकी खुद की कहानी है, वो हमने एक छोटी सी लड़की, छोटी सी बच्ची अवनी, उसको हमने दे दिया। अब जब फिल्म नहीं बनी तो मुझे लगा अब मैं क्या करूं, अब मुझे वापस जाना पड़ेगा। अच्छा, पार्लर तो है, लेकिन घर से ऑलमोस्ट मैं निकल चुकी हूँ, एक पाँव मेरा घर से निकल चुका है, अब मैं क्या करूं। सर ने कहा तुम टीवी सीखो। मैंने कहा सर मैंने फिल्म राइटिंग प्रॉपरली नहीं सीखा है, मैं टीवी का क्या सीखूं। सर ने बोला नहीं, तुम सीखो, टीवी सीखो, तुम कमरे में बैठो, तुम राइटर्स को देखो, टेलीविजन राइटर्स कैसे एपिसोड्स बनाते हैं, हम कैसे बार बार जाके उनके साथ चैनल के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, उनके तरफ से रिस्पॉन्स के साथ हम कैसे रिएक्ट करते हैं। मेरा इंस्टिंक्ट कह रहा है कि तुमको सीखना चाहिए टीवी से। और वाकई में कुसुम, आज भी मुझे लगता है कि टेलीविजन सीखना बहुत जरूरी है इस प्रोफेशन के लिए, क्योंकि इतनी कहानी आपको लिखनी पड़ती है, एपिसोड्स, वीक्स, मंथ्स निकालने पड़ते हैं कि आपके अंदर वो रिजर्वायर नहीं होगा तो आप नहीं काम कर सकते। तो टीवी का काम फिल्मों से ज्यादा मुश्किल है। आपको एक एक दिन में 10 मिनट 12 मिनट का फुटेज निकालना पड़ता है, इमोशंस चाहिए उसमें तरह तरह के रेंज चाहिए, एक्टर्स अलग होंगे,
तो वो सब करना सीखना बहुत मुश्किल था, लेकिन वो करना था मुझे। मैं कभी कभी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाती थी कि इतने बड़े बड़े राइटर्स बैठे हैं, काम कर रहे हैं। बहुत सीनियर राइटर्स से मैं मिली, संजय सर, अंजुम अब्बास, निकिता धोंद, श्रीनिता, बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स से मैं मिली। उनके काम, उनके स्क्रीन प्लेस सुनती थी, तो मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन होता था कि मैं कभी इनके बराबर तो नहीं हो पाऊंगी। श्रीता, तू इतना तो लिख नहीं पाएगी कभी, तेरे से नहीं हो पाएगा। तो फ्रस्ट्रेशन होता था, रोना आता था, घर जाके बहुत गुस्सा आता था खुद पे कि बैठी रहती हो तुम पूरी दिन चुप चुप, बस वो टीवी के कमरे में बैठी रहती हो, कुछ कर नहीं पाती हो, शायद एक ही लाइन बोल पाती हो। क्या हो रहा है जिंदगी का, क्या हो रहा है? मूवमेंट नहीं समझ में आता था मुझे। लेकिन असिस्ट करने के वजह से, भट्ट साहब को असिस्ट करने के वजह से एक जिसको बोलते हैं कि असिस्ट करने की पैसा, एक बेसिक मनी, वो आ रहा था। तो सर ने बोला सीखो, वो चुप बैठकर ही तुम कुछ सीखोगी, ये दर्द, ये तकलीफ ही तुमको आगे बढ़ने का कोई रास्ता बताएगा। नामकरण 1.5 साल चला, हिट शो था, बहुत अच्छे से चला और बहुत सीखने को भी मिला। फिर उसके बाद उन्होंने फिर शो बंद किया क्योंकि उनको बड़ा करना था बच्चों को बड़ा करके उनका भी रिवेंज स्टोरी खत्म हो गया, तो स्टोरी खत्म हो ही जाती है आखिर में। उन्होंने दूसरी कहानी शुरू की। उस वक्त मैं भट्ट साहब के साथ विशेष फिल्म्स आती जाती रही। विशेष फिल्म्स में एक बहुत बड़ा एक्सपोजर मिला। इतने सारे राइटर्स, इतने डायरेक्टर्स आते थे, मैं बस बैठ के देखती थी कुसुम। मुझे लगता है मैं मेरे जिंदगी के पहले 4-5 साल बस ऑब्जर्व की हूँ। जो बड़े राइटर्स हैं वो आके नरेशन देते थे, अपने फिल्मों का नरेशन देते थे, या फिर कॉन्सेप्ट सुनाते थे, गाना सुनाते थे। और क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हमारे बंगाली घरों में गाना बजाना करना, लिखना, ये एक अंदरूनी है, एक ऑलरेडी टैलेंट रहती है। तो मेरे कान बहुत शार्प थे, तो मैं समझ सकती थी कि ये गाना ठीक जा रहा है, नहीं जा रहा है, ये फिल्म के साथ यही गाना जाना चाहिए। वो एक मुझे आता था और मैं सर के साथ फौरन शेयर करती थी कि सर मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है, वो ठीक लग रहा है। नरेशन सुनती थी मैं, 1.5 2 घंटे के पूरे नरेशन। कभी जो राइटर्स आते थे वो तो करते ही थे, डायरेक्टर्स खुद आके करते थे। तो मेरा जो सर्कल है वो सर्कल भी बड़ा होने लगा कि इनसे मिलना। सईद कादरी सर आते थे, आके सर को कहानियाँ, पोएम्स सुनाते थे, अपने पोएम्स की किताब उन्होंने बनाई है। फिर और भी लिरिसिस्ट आते थे, अंकित तिवारी आते थे। ये सारे तो म्यूजिक के हो गए। डायरेक्टर्स भी आते थे, पूरे डिस्कशंस होते थे। और उन डिस्कशंस में आपको बैठ के आपको भी अपने नजरिया, अपने सेंसिबिलिटी से कुछ बोलना पड़ता था। वो उम्मीद था कि आप बोलोगे, डर लगता था, लेकिन मुझे लगता था मेरी सोच कैसे गलत हो सकती है। मैं एक नॉर्मल जिंदगी से आई हूँ, नॉर्मल घर चलाकर आई हूँ। एक तो रोजमर्रा की जिंदगी चलाने की एक चीज होती है कॉमन सेंस जिसको बोलते हैं, तो मैं कॉमन सेंस से ही जवाब देती थी। कौसर मुनीर, उस वक्त में मैंने कौसर मुनीर के नरेशन सुना और बहुत इंस्पायर्ड मैं फील करती थी कि काश मैं किसी दिन कौसर के जैसा नरेट कर सकूं। तो वो एक दौर चला कि कभी मैं विशेष फिल्म से सीख रही हूँ, कभी गुरु के यहाँ प्रोडक्शन हाउस में आके सीख रही हूँ। ये करते करते धीरे धीरे पैंडेमिक के पास हम आ गए, पैंडेमिक का दौर आ गया। इसके पहले विशेष के लिए, विशेष भट्ट जो है उनके लिए एक फिल्म हमने लिखी। और ये माना जाता है कि हर फिल्म जो आप लिखेंगी, शायद वो कमीशन भी किया जाए, वो फिल्म बने, इसकी कोई कंपल्सन नहीं है। अच्छा, मतलब ना भी बने ना भी बनेगा। हाँ, आप एज अ राइटर, एज अ स्क्रीन प्ले राइटर, शायद आपको पैसे मिल भी जाए, लेकिन शायद वो फिल्म ना बने। ये डायरेक्टर की अथॉरिटी होती है कि नहीं, मैं चाहता था एक किस्म का फिल्म बनाना, लेकिन शायद ये फिल्म मैं नहीं बनाना चाहता। तो वो एक दूसरी फिल्म थी जो हमने लिखी भी और नहीं बनी। मेरे लिए बंगाली फिल्म्स एक बहुत इंस्पिरेशन की जगह थी। तो मैं जो मेरे पसंद के फिल्म्स थे, मैं सर को दिखाती थी, सर को रेफर करती थी। उन्हीं दिनों श्रीजीत मुखर्जी की एक फिल्म आई थी, राजकाहिनी, मुझे बहुत पसंद आया। मैंने इमीडिएटली सर के साथ शेयर किया। सर ने प्रोडक्शन को बोला कि आप लोग फिल्म भेजो, मैं अपने टीम के साथ यहाँ देखना चाहता हूँ। तो मुकेश जी, भट्ट साहब, सबने बैठ के राजकाहिनी देखा। और वहां से मैं बोलूंगी श्रीजीत मुखर्जी की हिंदी फिल्में बनाने की जर्नी शुरू हुई। उन्होंने उनको अडेप्ट करने के लिए बोला और बेगम जान फिल्म बनी। उसके बाद और एक बंगला फिल्म आया था, प्राक्तन इज एक्स। इट्स अबाउट अ कपल, एन एक्स हस्बैंड एंड वाइफ। ट्रेन में वो लोग बहुत सालों बाद मिलते हैं और उनकी पूरी रिफ्लेक्शन की जर्नी, वो कहानी भी अडेप्ट हो गई और वो बन गई जलेबी।
तो ये 2-3 अडेप्टेशंस की कहानी जो बनी विशेष फिल्म्स में, उस वक्त वो उससे भी मैंने बहुत कुछ सीखा। जलेबी के राइटिंग में मैंने पार्टिसिपेट किया, वो स्क्रीन प्ले के जो सेशंस होते थे उसमें बैठना, जब सर एक्टर्स के साथ इंटरेक्ट करते थे वो समझना, लास्ट मोमेंट में क्यों कोई डायलॉग चेंज हो रहा है, क्यों कोई सीन चेंज हो रहा है। तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मेरे धीरे धीरे बढ़ने लगे। वो करते करते एक दिन पूजा जी आई ऑफिस में, पूजा भट्ट आई, हाँ, और उन्होंने बोला कि मुझे लगता है कि हमको सड़क के फ्रेंचाइज को लेके आगे बढ़ना चाहिए, हमको सड़क 2 बनानी चाहिए। और उस वक्त संजय दत्त भी वो जेल से बाहर आ चुके थे, उनका सेंटेंस खत्म हो चुका था। उन्होंने भट्ट साहब को बहुत रिक्वेस्ट किया था कि करते हैं भट्ट साहब, कुछ करते हैं। तो सही मायने में सड़क 2 एक ऐसी फिल्म है जिसको लिखने से लेके एडिटिंग तक का मेरा पूरा सफर एक फिल्म स्कूल के जर्नी के बराबर था। वो 1.5 साल की जर्नी जो है, पहले सर के साथ लिखना, आलिया भट्ट के सामने नरेट करना पूरी फिल्म, और सेट पे हर एक सीन के पहले एक्टर्स को लाइंस देना, एक्टर्स को लाइन के ब्रीफिंग देना, समझाना सर करते थे, लेकिन लाइंस अगर उनको ठीक नहीं लगे उसके ऑल्टरनेट समझाना, वो प्रेजेंट रहना 24/7, वो पूरी जर्नी मेरे सड़क 2 के दौरान हुई। और मुझे लगा कि हाँ, मैं फील कर रही हूँ कि जो मैं करना चाहती थी उसके सबसे करीब मैं आ गई हूँ। वो फिल्म बनने के वक्त कुसुम मेरे अंदर वो आवाज जागने लगी कि शायद मैं ये खुद करना चाहती हूँ, मैं खुद अपना स्क्रीन प्ले किसी दिन लिखना चाहती हूँ, मैं खुद स्टार्ट साउंड एक्शन बोलना चाहती हूँ। वो बीज मेरे अंदर वही उसी वक्त पैदा हुआ सड़क 2 बनते दौरान। यू बोलते हैं जैसे, हाँ, वो हाँ, जैसे कि आपने पूरा सीन आपने ब्रीफिंग कर ली एक्टर्स के साथ, अब आप चुपचाप जाके मॉनिटर के पीछे खड़े हो गए, अब आप देख रहे हो कि जो सीन समझाया गया है, सर ने समझाया है, उन्होंने अपनाया है, वो बन रहा है। तो वो ऑटोमेटिक अंदर से आ रहा था, ये मैं करना चाहती हूँ, ये सब मुझे करना है। तो जैसे मैंने कहा सड़क 2 बन गई। एडिटिंग के दौरान भी बैक एंड फोर्थ करना, उसके सारे सबटाइटल्स करना, सबटाइटल सड़क 2 के मैंने खुद किया था। पूजा जी ने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि तुमने शुरू से स्क्रिप्ट पे काम किया है, इसके इंग्लिश सबटाइटल्स भी तुम करोगी। तो पैंडेमिक के वक्त वो मास्क पहन के जाना और बैठ के एडिटर के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग हर एक हिंदी लाइन के साथ इंग्लिश के लाइन मैच करना, वो सब काम हमने किया। बहुत मजा आया, पूरे फिल्म बनाते वक्त बहुत मजा आया। फिल्म उस बीच में मैम हाँ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपके ससुराल पक्ष की तरफ दिक्कत हुई हो? मैं हर महीने, आज के दिन भी मैं हर महीने कोलकाता जाती हूँ 3-4 दिन के लिए। और इसी दौरान एक वक्त आया जब उनको समझ में आ गया कि मेरी जिंदगी अलग हो चुकी है। तो मेरे हस्बैंड को भी, वो भी एक मैच्योर इंसान है, उनको भी लगा कि हम अननेसेसरी एक चीज को खींचे जा रहे हैं। तो हमने एक म्यूचुअल डिवोर्स के लिए अप्लाई किया। और उस वक्त बच्चे मेरे साथ मेरे पेरेंट्स के घर में ही रहते थे और वो मेरे साथ इस तरफ आ गए, लेकिन डिस्टेंस बहुत कम था, उनके फादर और मेरे फादर के घर के बीच में डिस्टेंस बहुत कम था। मैंने कभी मेरे बच्चों को छेड़खानी नहीं की कि समझ क्या है, जिंदगी की समझ वो खुद समझ लेंगे। लेकिन मुझे ये लगा था कि बच्चों को एक बबल में बड़ा नहीं करना चाहिए। मैंने आज के दिन ऐसे बहुत सारे कपल्स को देखे हैं जो जबरदस्ती बच्चों को अपने एक खुशी के माहौल के बबल में बड़े कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे डिस्टर्ब ना हो, वही बच्चे आगे जाके सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होंगे। उनको माँ बाप की चुप्पी समझ में आती है, उनको माँ बाप की तकलीफ समझ में आती है, चाहे आप बोले ना बोले। तो मेरे लिए मेरे बच्चों के सामने मेरा सच रखना बहुत जरूरी था कि बच्चे, मैं तो यही हूँ, मैं एम्बिशियस औरत हूँ, मुझे लिखना था, अब मैं फिल्म राइटिंग करूंगी और आगे चल के मैं फिल्म वर्ल्ड में अपना नाम बनाना चाहती हूँ। मेरे फादर को ब्लड कैंसर डायग्नोस हुआ। सड़क 2 चलने के कुछ दिन बाद ही वो डायग्नोसिस हुआ। उस वक्त एक बहुत मुश्किल पड़ाव था, क्योंकि मेरी जिंदगी में किताबें पढ़ने से लेके म्यूजिक को लव करने तक का पूरा हाथ उनका रहा है। उन्होंने बचपन से मुझे म्यूजिक को प्यार करना, किताबों से प्यार करना सिखाया है। जब वो उनका ब्लड कैंसर डायग्नोस्ड हुआ, मैं बहुत मुश्किल में पड़ गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। और मुश्किल से ही एक ऑफिस, एक प्रोडक्शन हाउस के अंदर आप बस किसी तरह घुसे हो। उस वक्त अगर आप 6 महीने, 8 महीने, 1 साल का रिट्रीट ले लो, वो जो आपने 4-5 साल मेहनत करी है वो पूरा जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपके जगह को रिप्लेस करने के लिए 1 नहीं 20 लोग खड़े हैं। तो मेरे फादर ने उस वक्त मुझे याद है, फोन आया उनका
उन्होंने कहा तुम कुछ नहीं सोच रही हो, बहुत मुश्किल से तुमने किसी तरह से अपनी जगह बनाई है वहां पे, बस शुरू ही कर रही हो, और तुम्हारे पीठ पे 2 बच्चों का जिम्मेदारी है, तुम्हारे कंधों पे 2 बच्चों की जिम्मेदारी है। तुम पीछे नहीं हटोगी, तुम पीछे नहीं मुड़ोगी, जैसे आ रही हो, जा रही हो, देख रही हो ट्रीटमेंट क्या हो रहा है, करो, बट यू कैन नॉट कम बैक। तो वो जो उन्होंने साहस दिखाया उस वक्त, वो एक स्तंभ, एक पिलर बन गया मेरे बाकी जिंदगी के लिए। किसी के साथ खड़े रहो तो इस तरह खड़े रहो। तो मैं जाती थी मेरे बाबा के कीमोथेरेपीज के वक्त, उनका कीमो हो जाता था, वो घर आ जाते थे, मैं वापस आ जाती थी। मेरे बच्चों को मैंने एक दिन दरवाजा बंद करके मैंने उनको कहा था कि देखो, मेरी प्रायोरिटी इस वक्त मेरे काम और मेरे बाबा के बीच में है। शायद तुम लोगों को वो वक्त देना, वो अटेंशन देना मैं नहीं कर पा रही हूँ। अगर तुम लोगों को लगता है कि मैं जस्टिस नहीं कर पा रही हूँ, तुम वापस अपने फादर के घर जा सकते हो, एक जो पहले की जिंदगी थी वो जी सकते हो, लेकिन मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं जिस जर्नी पे निकली हूँ मुझे वो कंप्लीट करना ही है, और वो जर्नी कहाँ कंप्लीट होगी मुझे नहीं पता। तो वो बोलते हैं ना कि बच्चे जब समझने लगते हैं, आप उनको अपने बराबर का समझ के जब बात करते हो तो फिर उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मेरे बच्चों ने समझा, उन्होंने साथ दिया, तो उनको भी ये जिंदगी की कि ये जो दादू है उनके, वो अब ज्यादा दिन नहीं रहेंगे हमारे बीच में। माँ स्ट्रगल कर रही दूसरे एक शहर में, एक तनाव भरे घर से हम निकल के आए हैं, वो सब बातों से मैंने कभी उनको पर्दा नहीं किया, और वो जिंदगी के सच से जुड़े रहे। तो यहाँ हम आ गए, सड़क 2 खत्म हो गई, उस वक्त पैंडेमिक चला। पैंडेमिक के वक्त का एक बहुत मुश्किल वक्त गुजरा, क्योंकि मेरी दोस्त रिया चक्रवर्ती जो है वो एक बहुत कंट्रोवर्सी में फंस गई। रिया चक्रवर्ती, हाँ, उनको मैं जानती थी जलेबी के वक्त से, वो जलेबी की हीरोइन थी और मेरी बहुत अच्छी दोस्त, क्योंकि वो एक बंगाली लड़की है, तो मैं रिया की बहुत अच्छी दोस्त थी। वो एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही थी, क्योंकि सुशांत, जिसके बारे में जितना भी बोला जाए कम है, बहुत टैलेंटेड एक्टर थे, लेकिन वो डिप्रेशन के मरीज थे, और वो 1000 लाख कोशिश करने के बावजूद वो उनको चेकअप के लिए, उनको उनके ट्रीटमेंट के लिए नहीं लेके जा पा रही थी। वो भट्ट साहब के पास आती थी और मुझे मेरे पास क्लियर था, मुझे पता था क्या चीज से वो गुजर रही है। तो सुशांत के सुसाइड के बाद एक बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया, उन पे प्रेशर आया, और मैंने इसके लिए इंस्टाग्राम पे लिखा। मुझे लगता है मैंने ही पहली और आखिरी पोस्ट किया था रिया के लिए कि मैं तुम्हारे साथ हूं और मुझे पता है तुम्हारी जर्नी क्या रही है, तुम हिम्मत मत हारना। उस रात को कुसुम, मुझे लगता है कि इंडिया के कोई ऐसा न्यूज़पेपर या चैनल नहीं है जिन्होंने मुझे कॉल नहीं किया, और अगर मैं चाहती मैं सारे इंटरव्यूज कर सकती थी, और अगले दिन सुबह हर पॉडकास्ट, हर न्यूज़पेपर में मेरा नाम आ सकता था। लेकिन मैं वो करने तो नहीं आई थी बॉम्बे। मैं एक दोस्त का साथ देना चाहती थी, वो मैंने खुलकर बोल दिया था इंस्टाग्राम में। अब आगे उसकी जो जर्नी है उसमें उसको ही अकेले झेलना था। बहुत मुश्किल वक्त उसने झेला है। मैंने सीबीआई का भी साथ दिया उनके इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि मेरे फ़ोन पे बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी कि सर बोल रहे कि उनको तुम लेके जाओ चेकअप के लिए, और वो बोल रही हाँ सर चेकअप हुआ है, मेडिकेशन लिया है, ये सारे इन्फॉर्मेशंस मेरे पास थे। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि क्या कभी आपको विटनेस बनना पड़ा अदालत में तो आप बनेंगी। मैंने कहा डेफिनेटली, मुझे सच का साथ देना है। तो वो एक दौर गुजरा, और पूरे देश में एक अजीब सी तनाव, टेंशन, एंजाइटी, एक अजीब सी जगह से गुजर रही थी सब कुछ, और मैं अकेले लड़ रही थी, क्योंकि ये लड़ाई आपकी अकेले की ही होती है। भट्ट साहब एक इतने बड़े फिल्म मेकर, उस वक्त लग रहा था कि इस देश को हो क्या गया है। ये एक 55 ईयर्स एक इंसान ने एक इंडस्ट्री को दिया है, आप क्या बोल रहे हो, किसके बारे में क्या बोल रहे हो। तो आपके गुरु के बारे में लगातार कुछ ना कुछ बोला जा रहा है। तो वो आसान वक्त नहीं था मेरे लिए, और लग रहा था कि ये वक्त खत्म ही नहीं होगा। तब तक बॉम्बे में रहते रहते सड़क 2 के पैसे जितने मैंने कमाए थे वो लगभग खत्म हो गया। कितना, यहाँ पे रेंट बहुत है, और लाइफस्टाइल आप जितना भी करो मिनिमम, तो हाँ कम नहीं होता है, चाहे आप, और काम चल रहा था, हमको काम मिला था। उन्होंने खुद हॉटस्टार ने खुद कहा था कि आप हमको एक शो डेवलप करके दो, कोविड पे ही शो करके दो 7-8 एपिसोड्स का, और हमने एक पूरी शो हमने तैयार किया था उस वक्त, और उम्मीद में थे कि पैसे आ जाएंगे, आपने शो कमीशन किया है तो आ जाएंगे ना पैसे। बट एनीवे पैसे खत्म हो गए।
तो सर ने कहा कि देखो तुमको लंबी लड़ाई लड़नी है, अब रास्ता और भी मुश्किल होने वाला है, तो तुम एक काम करो, यहाँ पे तुम सब कुछ खत्म करके तुम कलकत्ता जाओ 3 महीने के लिए, और जो चीज मैं और तुम फोन पे कर सकते हैं उसको बंद मत करो। तो उस वक्त मैंने खुद के स्क्रिप्ट्स बनाना शुरू किया। मैं सब्जेक्ट बताती थी सर को, सर मुझे इस किस्म का स्क्रिप्ट बनाना है, मुझे इस किस्म की फिल्में समझ आ रही है। एक फिल्म देखते देखते सीखते सीखते आपकी एक सेंसिबिलिटी बनती है, आप एक पर्टिकुलर किस्म की फिल्म बनाना चाहते हो, और लगता है मैं ये समझ लूंगी, मैं ये नहीं समझूंगी, मैं मेडिकल शो नहीं समझ सकती, मैं लव स्टोरी समझ सकती हूँ और बहुत अच्छे से लव स्टोरीज लिख सकती हूँ। तो उसी टाइम मैंने खुद अपने स्क्रीन प्लेज लिखना शुरू किया कि ये स्क्रीन प्लेज मैं एज श्रुरिता हु हैज रिटन इट, ये मैं प्रपोज करूंगी टू अ डायरेक्टर एंड बाद में देखेंगे क्या हो सकता है। तो 3 महीने मैं कोलकाता में रही, और फिर मैं हर दिन, वो जो कोलकाता में रही मैं हर दिन ये प्लानिंग रहती थी कि किस तरह वापस आओ, कुछ तो शो कमीशन हो, कहीं पे कुछ स्टार्ट हो, लेकिन हालत और बिगड़ती जा रही थी। फिर फेज 2 आया। फेज 2 जब आया तब सर ने कहा कि देखो मेरी विक्रम से बात हुई है, विक्रम ने बहुत काम ले लिया है और कोविड के बावजूद वो काम किए जा रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है, चलो हम उसके ऑफिस जाते हैं। सर उस वक्त विशेष फिल्म्स छोड़ चुके थे, सड़क 2 के बाद विशेष फिल्म्स सर नहीं गए, उन्होंने कहा कि मेरी जर्नी यही तक था विशेष फिल्म्स में। तो विशेष फिल्म्स में जाना बंद, मतलब एक तरफ से फिर से जर्नी कहीं से शुरू करनी पड़ेगी। तब मैं फिर यहाँ वापस आई, बहुत छोटा सा एक कमरा, बहुत मतलब मिनिमम कॉस्टिंग में कैसे रह सकते हैं, उसमें फिर से अपने आप को एडजस्ट करना, वो करके मैंने विक्रम भट्ट के जो कंपनी था उस वक्त लोन रेंजर नाम था उसका, लोन रेंजर में मैंने स्क्रीन प्ले का काम करना शुरू किया। उसके बाद के एक 3 से 4 साल की जर्नी रही है। भट्ट साहब उस वक्त फिर से विक्रम सर के कंपनी में उसी तरह जुड़े जिस तरह वो विशेष में बैठते थे, स्क्रिप्ट्स को ओवरसी करना, म्यूजिक को ओवरसी करना। और वहां पे मैं मेरी को राइटर श्वेता बोथरा से मिली। श्वेता से मिलना इज लाइक मीटिंग अ लाइफ पार्टनर, क्योंकि वो बहुत इंटेंस राइटर है, इंदौर से आई है, इंटीरियर एक नॉर्मल जैन फैमिली से आई है, मेन स्ट्रीम से मतलब फिल्म फैमिली से नहीं बिलोंग करती है। तो श्वेता से मिलके मुझे लगा कि मुझे एक सही को ट्रैवलर या एक पार्टनर मिल गया है, ये समझती है मैं क्या बोल रही हूँ, और ये जिन घरों से हम आते हैं उन सेंसिबिलिटी को रिस्पेक्ट करती है। और वो उस वक्त निकलने वाली थी, वो विक्रम सर का ये छोड़ के कहीं और जाने वाली थी। तो मैं और भट्ट साहब जब आ गए तो उसने कहा कि रुक जाते हैं कुछ दिन और कुछ दिन और काम करते हैं। तो उस वक्त वहां पे जुदा होके भी 1920, हॉरर्स ऑफ द हार्ट, कुछ और 3-4 पिक्चरें बनी, वेब शोज बन रहे थे, कृष्णा ने 2-3 वेब शोज डायरेक्ट किए, तो काम करने का मौका फिर से पैदा हुआ। लेकिन वो बोलते हैं ना कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। वो जो स्क्रिप्ट्स मैंने पैदा किए थे, अब मुझे लगा कि ये स्क्रिप्ट्स डायरेक्ट कौन करेगा, ये तो मुझे बनवानी है, मैं तो देख रही हूँ इस फिल्म बन रही है। मैंने विक्रम को दिया वो स्क्रीन प्ले, कृष्णा को दिया, लेकिन स्क्रीन प्लेज बहुत इंसान स्पेसिफिक होती है, आप में से आपके इमोशन से आपने कुछ पैदा किया है, वो अडेप्ट करना मुश्किल होता है, आप ही समझ सकते हैं। तो वहां से मेरी ये भूख पैदा हुई कि मुझे डायरेक्ट करना है। सर अभी तक तो राइटिंग ही चल रही थी, अब डायरेक्टिंग। तो सर थोड़ा सा पीछे बैठ गए कि बोले अच्छा अब तुम्हें डायरेक्टर भी बनना है। मैंने कहा हाँ सर मुझे डायरेक्टर भी बनना है। उस वक्त मेरे बेटे का भी उसका क्लास 12 खत्म हो चुका था, वो आगे क्या करने वाला है इसको लेके एक द्वंद चल रहा था। तो उसके दादाजी ने बोला कि मैं तुझे बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल में भर्ती कर देता हूँ, चल बैंगलोर में चल, किसी बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल में भर्ती हो जाना। उसने जिद की और बोली नहीं, मैं मम्मा जो करती है मैं वो करना चाहता हूँ, मैं फिल्मों की दुनिया से जुड़ना चाहता हूँ। एक तो मैं ऑलरेडी बगावत कर चुकी थी, 1 रिबेल इज इनफ, ये दूसरा रिबेल पैदा हो गया फैमिली में। तो वो किसी तरह से घर में बातचीत करके वो आ गया मेरे साथ। तो वो विक्रम के सेट पे जाके 1.5 साल बच्चे ने काम सीखा। तो जब मैंने ये जुर्रत की बोलने की कि सर मुझे डायरेक्ट करना है, मुझे ये तो समझ में आया कि फील्ड एक्सपीरियंस मेरे पास कम है। तो सर ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, एक साइड में तेरे 21 साल का बेटा है, एक साइड में तेरे 75 साल का महेश भट्ट है, तुझे कोई हरा नहीं सकता, चल हम बनाएंगे फिल्म। तो सपोर्ट ऐसा मिला, और श्वेता थी राइटिंग में, तो धीरे धीरे मैंने साहस किया कि नहीं मुझे फिल्म बनानी है।
विक्रम ने उस वक्त सोचा कि उसके प्रोडक्शन हाउस में एक ऑल्टरनेट वॉइस आना चाहिए। जो भट्ट साहब की फिल्में बनती थी, कम बजट, बहुत अच्छी म्यूजिक, बहुत अच्छी स्टोरी, नए डायरेक्टर्स के साथ, वैसी एक विंग वो खोलना चाहते थे। तो उसी से पैदा हुई हमारी फिल्म तू मेरी पूरी कहानी। कौन सी? तू मेरी पूरी कहानी। ओके। ये फिल्म हमने लिखे करीब, टोटल राइटिंग टाइम शायद 3 महीने का है, लेकिन शूट पे जाने से पहले हमने 1.5 महीने का ही प्रेपरेशन किया। आपने लिखी? मैं, श्वेता, भट्ट साहब, हम तीनों ने बैठ के इस फिल्म को लिखा। डायरेक्ट आपने? जी, डायरेक्ट मैंने किया। विक्रम सर का ये बहुत क्लियर था कि म्यूजिक के लिए आप अनु मलिक को ले लीजिए। तो अनु मलिक का रीबर्थ था तू मेरी पूरी कहानी, मेरे लिए बर्थ। और मेरे 3 जो एक्टर्स थे, हिरण्या ओझा, अरहान पटेल, शम्मी दुहन, 3 बहुत ही लाजवाब यूनिक टैलेंट। इन तीनों ने भी एक तरीके से अपना डेब्यू किया। शम्मी ने पहले 1-2 फिल्में की थी, लेकिन उसको इस फिल्म में जितना अपने बाहें फैलाने की उसको मौका मिला था, ही ऑलमोस्ट फेल्ट लाइक अ डेब्यू। तो हमें मजा बहुत आया ये फिल्म बनाते वक्त। फिल्म बनाने के वक्त, उसको एडिट करते वक्त, एक एक गाना रिकॉर्ड करते वक्त जो मजा हमको आया, वही एसेट है इस फिल्म का। क्योंकि सच पूछो तो ये फिल्म रिलीज हुई एक बहुत टेंशन वाली माहौल में, OTT में रिलीज नहीं हुई, और ये हम सब के लिए एक मेजर सेटबैक है। आज के दिन भी एक सेटबैक है। मैं जहां भी मेरे नए फिल्म्स के लिए नरेशन के लिए जाती हूँ, मैं और श्वेता जाते हैं, तो हमें ये एक्सप्लेन करना पड़ता है कि इन्वेस्टर और प्रोड्यूसर के बीच में कुछ तनाव है। उन्होंने राइट्स रख ली है, मेरी फिल्म OTT पे नहीं जा सकती, लेकिन देखा आपको जाता है, जज आपको किया जाता है कि आपके फिल्म में शायद कुछ प्रॉब्लम है, शायद आपके एक्टर्स में कुछ प्रॉब्लम है। तो हम जो बाहर से आते हैं ना, हमारे लिए ये बहुत बड़ी मुश्किल है फिल्म रिलीज करना। इसीलिए मैं कल रात को भी तुमको बोल रही थी ना कि मैं आके बात करना चाहती थी तुमसे, क्योंकि वहां बहुत कैमरे के उस पार बहुत सारे टैलेंटेड फिल्म मेकर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, जो स्मॉल बजट फिल्म्स बनाना चाहते हैं। उनके भविष्य के लिए हम कब सोचेंगे? आप एक पूरे फिल्म इंडस्ट्री को सिर्फ धुरंधर से तो नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, सिर्फ सैयारा से तो नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। हालांकि मोहित सूरी भी भट्ट साहब की ही देन है फिल्म इंडस्ट्री को। वो भी नए एक्टर्स को लेके उन्होंने किया है ना, ही हैज नॉट टेकन स्टार्स। तो हम नए फिल्म मेकर्स के लिए हम कैसे आगे बढ़े? तो मेरा मैसेज बहुत क्लियर है कि आपको ही सब सीखना पड़ेगा। आपको डिस्ट्रीब्यूशन समझना पड़ेगा, आपको प्रमोशन समझना पड़ेगा, आपके प्रमोशंस कहाँ कहाँ हो रहे हैं वो आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा। मेरे एक्टर्स बेचारे नए थे, वो हर दिन बैठ के बुक माई शो में देखते थे और मुझे कॉल करते थे, मैम नहीं हुई है 400 थिएटर हॉल्स में रिलीज हमारी पिक्चर, ये तो टोटल शोज लगे हैं, कहाँ से 400 थिएटर हॉल्स में रिलीज हुई है? मुश्किल से 140 थिएटर हॉल्स में रिलीज हुई। नवरात्रि के टाइम नए डायरेक्टर, नए एक्टर्स के साथ आप बताओ कौन जाएगा फिल्म देखने? तो क्या ये हमारी खामी है कि हम नए के साथ काम किए? हमने तो कहा ही था हम नया फिल्म लाएंगे, लेकिन वो फिल्म जब हमने बाद में एक स्टूडियो को दिखाया, हमने टीम के साथ इंटरैक्ट किया, उन्होंने देखा, उनको बहुत अच्छा लगा, उन्होंने तारीफ की, उन्होंने हमको प्रपोजल दिया कि आप आगे क्या काम करना चाहते हो। ये विक्ट्री है। मेरे एक दोस्त है जो थिएटर का काम करते हैं दिल्ली में, इमरान जाहिद, मेरे बहुत पुराने दोस्त थे और भट्ट साहब के साथ 2 बहुत इंपॉर्टेंट प्लेज उसने किया है। इमरान ने बहुत हिम्मत दिखाई। मैं ये जर्नी शेयर कर रही हूँ क्योंकि किस चीज से किसको इंस्पिरेशन मिल जाए नहीं पता। इमरान ने फोन उठाया, इमरान ने बोला कि श्रुतिता तुम अपने टीम को लेके निकलो बॉम्बे से, तुम दिल्ली आओ, मैं सब सेटअप करता हूँ, अपनी टीम को लेके आओ और यहाँ पे घूमो। हम कॉलेजेस में जाएंगे, हम यूनिवर्सिटीज में जाएंगे, हम टॉक शोज करेंगे, हम रेडियो पे जाएंगे, चलो तुम लेके आओ अपने टीम को। तो मैं, श्वेता, हिरण्या, अरहान, शमी, अनु सर, एक आध के लिए भट्ट साहब भी आए थे, हम लोग निकल पड़े दिल्ली के लिए।
तो 2-3 यूनिवर्सिटीज़ में गए, हम गाज़ियाबाद गए, और जागरण ने भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। हमारे फिल्म के प्रीमियर के लिए उन्होंने हमको वाराणसी में इनवाइट किया था, बाद में हमको मीरठ में बुलाया, वहाँ पे फिल्म की स्क्रीनिंग हुई, बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स मिला। तो हार्टलैंड इंडिया से जब आपको रिस्पॉन्स आए ना, तो कोई आपको बता नहीं सकता कि आपकी फिल्म शायद ठीक नहीं है। तो जब हम जाते हैं प्रोड्यूसर्स से बात करने, इन्वेस्टर्स से बात करने, हम बहुत ठाट से बोलते हैं कि हम हार्टलैंड इंडिया को अपनी पिक्चर दिखाकर आए हैं और उनकी रिस्पॉन्स, उनकी ताली सीटी लेकर आए हैं। आप ये मत बोलिए कि आपकी पिक्चर में कुछ कमी है। पिक्चर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट एक सीख है जो मुझे मेरी पहली पिक्चर से मिली, कि आप कहाँ लगा रहे हो पिक्चर को, किससे बात कर रहे हो। थिएट्रिकल रिलीज है, वाकई में 400 थिएटर्स में रिलीज होंगी, कौन सा वो शो टाइमिंग्स है, शो टाइमिंग्स का खबर रखना पड़ता है। आज के दिन सुबह 9:30 बजे, सुबह 11:30 बजे कौन जाएगा फिल्म देखने। राइट। एक तो कंटेंट मतलब लगता है दीवारों से निकल के आ रही है कंटेंट, सब कंटेंट बना रहे हैं, उसमें आपको किसी तरह से शोर के बीच में से अपने आप को निकाल के खड़ा करना है। तो न्यू फिल्म मेकर्स के लिए, स्मॉल बजट फिल्म मेकर्स के लिए रिलीज बहुत बड़ी एक समस्या है, ये मुझे समझ में आया। उसके बाद ये जो तनाव इन्वेस्टर और प्रोड्यूसर के बीच में रहा, उसके लिए फिर से हम बलि चढ़े। तो हमको फिर से वहां से विक्रम भट्ट के प्रोडक्शन से निकलना पड़ा। हम फिर रोड पे आ गए। तो रोड पे हमारा आ जाना एक बहुत अच्छी निशानी है, क्योंकि आप जितना पिटोगे आप उतना खड़े होने की कोशिश करोगे। अब तक जब हम निकले विक्रम सर के वहां से, मैंने और श्वेता ने पूरे 4 फिल्में विद सॉन्ग सिचुएशंस एंड सॉन्ग्स तैयार कर लिए थे। श्वेता ने हमारे नए 3 म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ एक म्यूजिक बैंक तैयार कर ली थी। तो आप जिस जगह भी जो कोई इन्वेस्टर, प्रोड्यूसर, स्टूडियो हमको बुलाए, जिस किस्म की भी कहानी सुनना चाहे, हमारे पास एक स्क्रिप्ट है। हाँ। ये भट्ट साहब की, ये सर की बहुत इंपॉर्टेंट सीख थी। और ये हमेशा सलीम जावेद के बारे में बोलते थे। वो बोलते थे कि देखो, तुम दोनों सलीम जावेद के जैसे 8-10 स्क्रिप्टें इकट्ठा कर लो। जिसके पास 8-10 बैक टू बैक कमर्शियल स्क्रिप्ट्स है ना, उनको कोई हरा नहीं सकता। तो ये एक रियलिटी है। तो हमने स्क्रिप्ट्स तो अपनी बना ली, और मेरे पास ना एक टॉक शो करने की एक बहुत दिनों से एक ये था मेरे अंदर कि मुझे बनाना है, क्योंकि सर के साथ बैठते वक्त मेरे पास बहुत सारे स्ट्रगल स्टोरीज मुझे सुनाई देते थे। तो वो स्ट्रगल स्टोरीज सुन के मुझे लगता था, यार ये तो टेलीकास्ट होना चाहिए। आप फिल्म फेयर में या फिर तरह तरह के फिल्मी मैगजीन्स या फिल्मी शोज में सिर्फ सक्सेस को एडवर्टाइज करते हो, सिर्फ सक्सेस के बारे में बात करते हो। वो तो 0.1% है। आलिया भट्ट एक है, रणवीर सिंह, रणबीर कपूर एक है, और हम तो 99.99% है। बॉम्बे की गलियां, बॉम्बे की छोटे छोटे पीजीज, बॉम्बे के जिम्स, बॉम्बे के स्पास, वो तो हम जैसे स्ट्रगलर्स से भरे। तो हमारी बात कौन करे। तो सर ने कहा, ठीक है, तुम एक काम करो, तुम इसको अच्छे से एक प्रपोजल बनाओ और बात करते हैं किसी से। उसी वक्त संदीप है, संदीप विशेष फिल्म्स में, संदीप की भी एक लंबी जर्नी रही है। संदीप विशेष फिल्म्स में एक स्पॉट बॉय के हिसाब से काम करने आया था। तो संदीप ने अल्फा नियॉन स्टूडियो से बात किया, और भट्ट साहब ने बोला, ठीक है संदीप, हम तुझे प्रोड्यूसर बनाएंगे, ये शो करते हैं हम। तो फिर मैंने प्रपोजल लिखी, बॉलीवुड विदाउट मेकअप, और उसको हमने बहुत अच्छे से शूट किया, कम टाइम में शूट किया। मेरे ये 10-12 साल के जो रिश्ते बने हैं सबके साथ, जिनको मैंने बहुत करीब से देखा है, भट्ट साहब से बात करते हुए, अपनी तकलीफों को शेयर करते हुए, उस पे हमने ये शो बना ली। और जब भी अभी बातचीत चल रही है OTT के किस प्लेटफॉर्म पे ये लाना है, जिस दिन ये शो आ जाएगा, मुझे लगता है रियलिटी ऑफ बॉलीवुड की एक नई डेफिनेशन, एक नई परिभाषा इंसान को मिलेगा। हमको सक्सेस स्टोरीज हो गई, वो तो हो गया, सबने अवार्ड्स ले ली, सबने बेस्ट ऑफ द बेस्ट फिल्म्स बना ली, उसके बाद क्या रहता है? उसके बाद स्ट्रगल्स ही रहते हैं। मेरे शो में मैंने सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ अनुपम खेर, अंकित तिवारी, मल्लिका शेरावत, सिर्फ इनके साथ इंटरव्यूज की है। मेरे पास एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू एक ऐसे लड़के की है जो बिहार से आया था एक्टर बनने, सनी, और वो यहाँ आके बॉडी डबल बन गया, वो ड्यूप बन गया। वो आमिर खान के ड्यूप का काम करता है। एक्टर बनने आए थे, बॉडी डबल बन गया। वो धोनी का ड्यूप करता है। तो उसके घर में जब वो पैसे भेजता है,
तो उसकी माँ पूछती है कि तू एक्टिंग करके पैसा भेजता है ना, तो तू दिखता क्यों नहीं है स्क्रीन पे। तो उसको उसकी माँ को समझाना पड़ता है कि वो जो दूर से चल के जा रहा है ना माँ, वो मैं हूं। एक लड़की की मैंने इंटरव्यू की थी, गरिमा अग्रवाल, वो मीरठ से है, मीरठ जैसे कंजर्वेटिव सिटी से। उसको बचपन से शौक था कि उसको स्क्रीन के सामने आना है, उसको एक्टर बनना है। उसके स्कूल से मर्फी रेडियो के लिए बच्ची को चुनना था, उसको चुना गया। उसके पेरेंट्स ने बॉम्बे में आके वो शूट नहीं किया, वो मर्फी बेबी नहीं बन पाई। फिर आगे चल के 18-19 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई। लेकिन जिस आदमी से उसकी शादी हुई, उन्होंने उसकी ये नब्ज पकड़ ली कि उसको एक्टर बनना है। तो उसने यहाँ आके, बॉम्बे में आके जितने ऑडिशंस देने हैं, एक के बाद एक ऑडिशंस देना, 5 दिन 6 दिन रुक जाना बॉम्बे में, वो सारे सपोर्ट उसके हस्बैंड ने उसको दिया। एक टाइम पे जब वो निराश, वो हताश वापस जाना चाहती थी, घर वाले बोलते थे कि अच्छा अब बुढ़ी बन चली है एक्ट्रेस बनने, बच्चे बड़े बड़े हो गए, अब क्या करेगी ये एक्टिंग। उन्होंने उसको एक फ्लैट खरीद के दिया। उन्होंने बोला तुम्हारे लिए हारने का ऑप्शन मैं रखूंगा ही नहीं, तुमको बनना है एक्टर, तुम बनो, तुम यहाँ रहो, कभी मीरठ आओ, कभी बॉम्बे में ही काम करो, तुमको ये करना है। उसकी स्टोरी मुझे इतनी एक्सेप्शनल लगी। वो इवन सर इंटरव्यू करते वक्त सर ने बोला तो आप तो लाखों में नहीं करोड़ों में एक है, ये स्टोरीज बनती नहीं है, खासकर क्योंकि मुझे कभी मेरे घर से वो बढ़ावा नहीं मिला। भले ही मेरे फादर अलग थे, मेरे पिता एक अलग स्ट्रीम के थे, लेकिन उनके आसपास के जो रिलेटिव्स थे या फिर जिस घर में मेरी शादी हुई थी, वो बिल्कुल नॉर्मल कंजर्वेटिव बैकग्राउंड है। उनको पता ही नहीं कि 38 साल की उम्र में ये औरत करने क्या जा रही है, बॉलीवुड पागल हो गई है या फिर किसी नशे में आ गई है कि कुछ कर लूंगी जाके। उनको सच में लगा था कि मैं हार के वापस आ जाऊंगी। पर ये तो आप ही का दिल जानते हैं। हाँ, मुझे पता था कि एक जर्नी खत्म हो गई, एक दरवाजा बंद हो चुका है, अब मुझे नया दरवाजा खोलना ही पड़ेगा। बच्चे कर लिए, हाँ, सब कुछ ठीक है, हाँ, तो फिर मैं यहाँ क्यों कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, और क्या आगे जिंदगी कहाँ बुला रही है मुझे, किस तरह बुला रही है। या तो टैलेंट ना हो इंसान में तो चुप बैठ सकता है, लेकिन अगर अंदर कुछ हो तो फिर तो। हाँ, और मैं ये भी बताना चाहूंगी कुसुम कि टैलेंट पे भी ज्यादा भरोसा मत करो। टैलेंट पे उतना भरोसा नहीं करो जितना अपने प्यास पे। टैलेंट साथ नहीं देती, प्यास साथ देती है। हर दिन आप उठते हो, आप ऋषिकेश से आए हो शूट करने, आप बताओ आपकी प्यास लेकर आई है ना आपको यहाँ पर, तो प्यास कभी साथ नहीं दे, और वो प्यास ही आपसे करवाती है। अच्छी एक्टिंग, अच्छी स्क्रीन प्ले लिखना, अच्छी डायरेक्शन, आपकी प्यास, नॉट टैलेंट। टैलेंट आए, कुछ देर आप इस्तेमाल करो टैलेंट को, उसके बाद टैलेंट काम नहीं आता। वो लगातार जूझना, वो लगातार लड़ते रहना, वही काम आता है। तो अभी हम लोग एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि पैंडेमिक के बाद फिल्मों में इन्वेस्ट करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो मैं तो समझ सकती हूँ कि जो नए फिल्म मेकर्स हैं, जो स्मॉल बजट फिल्म मेकर्स हैं, उनके लिए कितना मुश्किल हो गया है इन्वेस्टर्स ढूंढना, क्रेडिबिलिटी ढूंढना कि आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो उसका हम रिस्पॉन्स आपको करके देंगे, मिनिमम जो इन्वेस्ट आपने किया है वो हम आपको वापस देंगे। तो मैं तो बात कर रही हूँ सबके बिहाफ पे, और फिल्में लगाना, कंटेंट लगाना सही जगह पे, उसकी बहुत ज़रूरत है। और हम पिट जाते हैं वहीं पे, क्योंकि हम सही जगह पहुंच नहीं पाते। उन कमरों में हमको नहीं दाखिला दिया जाता जिन कमरों में डिसीजंस लिया जाता है कि 400 थिएटर हॉल्स में लगेगी कि 100 थिएटर हॉल्स में, नवरात्रि के टाइम लगानी है या क्रिसमस के टाइम लगानी है। तब आपको बोला जाता है कि ये प्रोड्यूसर कौन लेगा। लेकिन अब मुझे समझ में आया कि आपको पूरा ही सीखना पड़ेगा, पूरा ही बोलना पड़ेगा कि नहीं फिल्म मेरी है, मैं समझती हूँ किस वक्त आपको नब्ज को पकड़ना है, यूथ के नब्ज को पकड़ना है, आपको उस वक्त जाना पड़ेगा थिएटर हॉल में। सो ये लगभग मेरी स्टोरी है। और आज जहां पर हम हैं, कल भी मैं एक नरेशन दे के आई हूँ एक फिल्म की, जो मैं 4 साल से मैंने उसकी परवरिश की है। मैं और श्वेता जाके विथ म्यूजिक उसको हमने अच्छे से नरेट किया। जब आप किसी फिल्म को बनाते हो, मतलब किसी को बनाना है, कितना टाइम लगता है उसमें, एक मूवी को बनने में? एक मूवी को अच्छे से बन के रिलीज होने में मैं लीनियंट टाइम लेके बोलूंगी 1 साल लग जाएगा। 1 साल उसका सॉन्ग वगैरह उसमें हाँ, मैं मान के चलती हूँ कि जो आपको बनाना है वो सब्जेक्ट या वो बीज आपके पहले अंदर आप में है, रातों रात आपने उसको पैदा नहीं किया, तो कुछ तो आपके पास रिटन मटेरियल या कुछ होगा आपके पास। आप अगर लिखना शुरू करो प्रॉपरली, एक अच्छे स्क्रीन प्ले को स्क्रैच से लिखने के लिए आइडियली 6 महीने चाहिए।
6 महीने आपको एक स्क्रीन प्ले को देना चाहिए। अगर आपके पास पहले से लिखा हुआ एक स्ट्रक्चर है, इन्वेस्टर ऑन बोर्ड आ चुका है या आ चुकी है, तो 3 महीने ले लो आप कि हमें 3 महीने दे दो, राइटिंग के पैसे दे दो और आप रिसीट कर जाओ, हमें स्क्रीन प्ले के साथ छोड़ दो। तो वो हम बजट के हिसाब से स्क्रीन प्ले को टाइट करते हैं। पिक्चर 5 करोड़ में बनेगी या 12 करोड़ में बनेगी, उस हिसाब से आप सीन्स टाइट करते हो, आप परफॉर्मेंसेस बढ़ाते हो। अगर आपके साथ मांझे हुए एक्टर्स हैं तो आप उस हिसाब से सीन्स लिखते हो। वो करते करते 3 महीने चले गए। इसी दौरान प्री प्रोडक्शन का काम शुरू हो गया। कास्टिंग, कॉस्ट्यूम, मेकअप, हेयर, लोकेशन, ये सब सेटिंग का काम शुरू हो जाता है और सब कुछ बजट में रख के। और मैं, क्योंकि मेरी परवरिश भट्ट साहब के स्कूल में हुई है, मैंने सर से हमेशा ही सुना है कि 28 दिन बहुत ज्यादा हो गया, 28 दिन में शूटिंग खत्म हो जानी चाहिए। जिस फिल्म की 28 दिन में शूटिंग खत्म नहीं हुई, समझो गड़बड़ है। अच्छा, हम बैलेंस 3-4 दिन मान के चलते हैं। हमने 28 दिन बोल तो दिया, लेकिन लाइन प्रोड्यूसर 2-3 दिन बैलेंस रखते, क्योंकि कभी कभी रीशूट करना पड़ता है, लोकेशन नहीं जमता है, परफॉर्मेंस होने के बावजूद एडिट रूम में जाके देख के लगता है कि एडिट ठीक से उभर के नहीं आया परफॉर्मेंस, ये रीशूट करवा लो। लेकिन 28 दिन इज अ वेरी गुड टाइम। अब ये 28 दिन आप बैक टू बैक तो शूट नहीं करोगे, आपको अलग अलग लोकेशंस पे जाना पड़ेगा, आपको पूरे टीम को लेके जाना पड़ेगा, उसको आप ओवर एग्जॉस्ट नहीं कर सकते। हम सर को भी देख के चलते हैं कि सर को भी ज्यादा स्ट्रेस ना हो, तो हम 3 दिन 4 दिन के शेड्यूल्स लगाते हैं, 4-4 दिन मैक्सिमम 5 दिन के शेड्यूल्स लगाते हैं और शूट उस तरह हमने कर लिया। 1-1.5 महीना शूटिंग का वक्त गया आपका। गाने हमको शूट के पहले रिकॉर्ड करना पड़ता है, क्योंकि आप शूट कर रहे हो तब आपको गाने चाहिए ना। लिपसिंक नहीं भी हो तो भी आपको गाने रिदम के साथ, बीट के साथ ही शूट करना पड़ेगा। तो गाने लॉक करते हैं हम स्क्रीन प्ले पे जब बैठते हैं तभी, कि हाँ इस सिचुएशन के साथ ये गाना विद दिस लिरिक्स लॉक हो गई। फिर आता है सिलेक्शन सिंगर्स के, आता है सिलेक्शन की म्यूजिक कंपोजर को किस किस्म का बैकग्राउंड चाहिए। बैकग्राउंड स्कोर भी अगर वही कर रहे हैं तो फिर अच्छा होता है, सेम फैमिली में कहानी के साथ सब जुड़ जाता है। तो आप लगभग रिकॉर्ड किए हुए गाने लेकर ही सेट पे जाते हो। आपने शूट कर ली, फिर आपने एडिट किया। एडिट के बाद पूरे प्रोडक्शन को, सबको आपने फिल्म दिखाई, वही से आपकी वो बिरयानी की खुशबू आ जाती है कि आपने बना ली है। अब जाके पीएनए, जिसको हम बोलते हैं एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी, तो किस तरह से बैठना चाहिए, उसके कैंपेनिंग्स क्या होने चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, वो तय होता है। मैंने अभी तक जितना यहाँ पे देखा है, क्योंकि मैंने बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ा है, मार्केटिंग मेरी एक सब्जेक्ट थी, मैंने मार्केटिंग में स्पेशलाइज किया है। यहाँ पे जो सारे मार्केटिंग की बातें होती है फिल्मों के दौरान, इवेंट मैनेजमेंट होता है, फिल्म मार्केटिंग नहीं होती है। क्योंकि फिल्म को समझना, फिल्म के बारे में सही सवाल जर्नलिस्ट से पूछवाना, ये एक खुद में एक काम है। फिल्म की पब्लिसिटी इज लाइक शूटिंग अनदर फिल्म। आप किस जर्नलिस्ट को ला रहे हैं, फिर ये दूसरा ही काम है। बिल्कुल। आपने जिस किस्म की फिल्म बनाई है, जो सेंसिबिलिटी है, उसको, उसके बारे में आप लिख रहे हो क्या, वो आर्टिकल उसको दर्शा रहा है क्या? आप जिस पॉडकास्ट में जा रहे हो, जिस इंटरव्यूअर से बात कर रहे हो, उनके पास वो सेंसिबिलिटी है क्या, या फिर वो एवरेज 8 से 10 क्वेश्चंस लेकर आ गए आपके सामने, आप वही क्वेश्चंस दोहराते रहोगे। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, समझना एडवर्टाइजिंग पब्लिसिटी ऑफ योर फिल्म। सब सीखना खुद को ही पड़ता है। जिसको फिल्म समझ में आ गई, उनको ये इंस्टिंक्ट एक समझ में आ जाता है कि नहीं, ये सवाल कुछ सही तरीके से नहीं हो रहा है, ये मेरे फिल्म के पब्लिसिटी के लिए अच्छी बात नहीं है, नहीं हो रहा है, फिल्म की बात आगे नहीं आ रही है, तो वो करना पड़ता है। तो फिल्म पब्लिसिटी, आपने रिलीज डेट तय कर ली, एडिट देखने के हिसाब से आप सीजन के हिसाब से फिल्म की रिलीज डेट तय कर ली कि मुझे जनवरी में फिल्म रिलीज करनी है, मार्च में करना है, जून जुलाई में जहां वेकेशंस होते हैं उस हिसाब से करते हैं। एंड देन पब्लिसिटी, वो एक बोलते हैं कार्पेट बॉम्बिंग, कि आपके रिलीज के पहले के 2 हफ्ते लगातार इंटरव्यूज, लगातार पुश करना मीडिया में, लगातार ओटीटी पे सारे चैनल्स में उसको दिखाना, उसके पॉडकास्ट्स करना, वो एक कार्पेट बॉम्बिंग होती है। और उसके पहले एक हल्के हल्के से एक गाना रिलीज करना,
गाने के रिस्पॉन्स देखना, फिर सेकंड या थर्ड गाने का क्या रिस्पॉन्स है, उस हिसाब से एक और गाना ड्रॉप करना। इसलिए ये सब कहते हैं क्या बोलते हैं उसे, फोरशैडोइंग, एक फोरशैडोइंग करते हैं कि आपको एक अंदाजा हो जाए कि क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, और फिर वो रिलीज के 2 हफ्ते पहले लगातार कंटिन्यूअसली एक्टर्स से बातें करना, डायरेक्टर से बातें करना, क्रिएटर से बातें करना, वो होती है। तो फिर जाके एक फिल्म कितने बजट में बन सकती है? मान लिया मैं एक मूवी बना रही हूँ, हाँ, तो मुझे कितना पैसा चाहिए? आप अगर बंगाल में फिल्म बना रही है तो आप 70 लाख से 1 करोड़ में फिल्म बना सकती है। बिल्कुल इजीली, बिल्कुल बना उसके सकते लिए हैं। मुझे क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि मैं ये इसलिए कह रही हूँ, आप एक डायरेक्टर हैं, हाँ, और बहुत सारी लड़कियां होती है जिनके पास पैसा भी है, सब कुछ है, हाँ, वो करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास में कोई नहीं। आपके इस वीडियो को देख के क्या पता वो हल्का सा हिम्मत भर ले उस बात के लिए कि मान लिया मेरे पास में 5-10 करोड़ रुपए हैं और मैं एक मूवी बनाना चाहती हूँ बढ़िया सा, तो मुझे क्या क्या अरेंजमेंट उसके लिए चाहिए? सबसे पहले माँ सरस्वती, स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट। फिल्म बनती है स्क्रिप्ट में, फिल्म बिगड़ती है स्क्रिप्ट में। 3 महीने आपको एक बहुत अच्छी राइटिंग टीम लेके, अगर आप खुद राइटर डायरेक्टर हो तो भी आपको एक बाहर की आवाज के लिए एक स्क्रीन प्ले राइटर ले लेनी चाहिए, और आपको उनकी राय सुननी चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर, ये घर बनी है, ये स्टूडियो बनी है एक स्ट्रक्चर पे, स्क्रीन प्ले बनती है स्ट्रक्चर पे। मुझे लगता है 7-8 साल गुजारे हैं सिर्फ स्ट्रक्चर सीखने में। तो आज सर अगर कोई एक दूसरी भी नरेशन सुन रहे हैं और पलट के मुझे एक बार देखते हैं, तो मुझे पता है वो क्या पूछ रहे हैं मुझसे कि इज द स्ट्रक्चर करेक्ट। घर बनने से पहले ब्लूप्रिंट बनती है, तो वो बाहर के जो शब्द या फिर बाहर के वॉइस जो आप लाएंगे अपने राइटिंग रूम में, वो आपकी स्ट्रक्चर बताएंगे। स्ट्रक्चर फुल प्रूफ होना चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए? हाँ, आपने स्क्रीन प्ले तैयार कर ली। स्क्रीन प्ले के बाद अब आप, जैसे मैंने कहा, अभी आप बाकी जो प्री प्रोडक्शन जिसको बोलते हैं, कि हमारे बजट के हिसाब से हम कौन से लोकेशंस को तय करेंगे, हम कौन से एक्टर्स को लाएंगे, क्या हम नए फेसेस को लाएंगे, क्या हम सीनियर एक्टर्स को ला सकते हैं, क्या क्या परमिसिव है, वो स्क्रीन प्ले आपको बता देगी कि कितना मैं फैल सकती हूँ, कितना मुझे स्ट्रिंजेंट रहना है। आपकी स्क्रीन प्ले फर्स्ट टू लास्ट तक वही मापदंड है। लेकिन फिल्म की लास्ट रीराइटिंग होती है एडिट टेबल पे। डायरेक्टर जब एडिट पे बैठे तब उसको फिल्म पहली बार देख के उसको फिल्म की पेसिंग, उसको फिल्म की लहजा, उसको अपनी ही फिल्म नए तरीके से दिखता है। तो फिल्म की फाइनल रीराइट एडिट टेबल पे होती है। आज के दिन 45 मिनट्स के भी फिल्म्स बन रहे हैं, आधे घंटे की भी फिल्म्स बन रहे हैं, 2.25 सवा 3 घंटे की भी फिल्म्स बन रहे हैं। बनाने की नियत होनी चाहिए, लगातार सीखना पड़ेगा। मैं कोशिश करती हूँ किताबें पढ़ने की, जब सेट पे नहीं हूँ, जब ऑन सेट ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है मुझसे, मैं फिर कोशिश करती हूँ कि किताबें पढूं बड़े डायरेक्टर्स के, अल्फ्रेड हिचकॉक के, डेविड मैमेट के, ये सब किताबें पढूं, ताकि वो सवाल मेरे दिमाग से आए जब मैं सेट पे जाऊँ कि क्या ये एक्सपोजर सही है, क्या हमने शॉट अच्छी लगाई है, क्या ये काफी है, इतनी एक्सपोजर काफी है। डायरेक्टर को सब पता होना पड़ेगा। द डायरेक्टर हैज टू नो एवरीथिंग। उसको इन्वेस्टर भी लाना पड़ेगा, उसको सेट डिजाइन भी करना पड़ेगा, उसको सब पता होना चाहिए, लेकिन उसको करना सब कुछ नहीं चाहिए। खासकर जो नए डायरेक्टर्स हैं, आपको टीम बनानी चाहिए। टुडे आई एम वेरी प्राउड कि श्वेता के साथ मैंने एक राइटिंग रूम की टीम बनाई है। मेरे बेटे के साथ मैंने अपनी एक डायरेक्शन टीम बनाई है। टीम्स को लोग चुनते हैं। जब आप इन्वेस्टर के पास जाओ, आप अकेले जाके बैठोगी, नहीं चलेगा। आपका सपोर्ट सिस्टम क्या है, आप टेक्नीशियंस कहाँ से लाओगे जो आप पे पूरे तरीके से यकीन रखते हैं और कहते हैं कि हाँ, मुझे आपके साथ काम करना है, आई वॉन्ट टू डू योर नेक्स्ट फिल्म। सो योर टीम इज, यू आर एज गुड एज योर टीम। आपकी टीम की कॉन्फिडेंस। अगर आपको बाय द वे कोई मूवी बनाना चाहता है और आपको वो रिकमेंड करे कि हमारी मूवी को आप डायरेक्ट करोगे, तो क्या चार्जेस लेते हैं? चार्ज से पहले कुसुम मैं पूछूंगी कि आपका सब्जेक्ट क्या है। मैं अभी कल ही हम लोग एक नरेशन में बैठे थे, एक कास्टिंग डायरेक्टर है हर्ष जी, वो बिहार से है। वो एक स्क्रिप्ट लाए थे मेरे पास कि मैम ये स्क्रिप्ट, ये सब्जेक्ट बहुत करीब के हैं मेरे, क्योंकि ये अंदर इंटीरियर बिहार की सब्जेक्ट है और वहाँ पे ये भूत प्रेत माना जाता है, मान्यता है इसकी, और इसके बेसिस पे मैंने आज के दिन की एक मॉडर्न स्टोरी लिखा है, मैं चाहता हूँ आप ये डायरेक्ट करें। मैंने हाथ जोड़ा, मैंने कहा हर्ष जी, फिल्म आपके अंदर है, आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा।
मैं आपको स्क्रीन प्ले स्ट्रक्चर में हेल्प कर सकती हूँ, मैं आपको स्क्रीन प्ले ऊपर नीचे कहाँ है मैं इंस्टिंक्टिवली बता सकती हूँ। सब्जेक्ट डायरेक्टर के अंदर होना चाहिए। मैं साइंस फिक्शन नहीं डायरेक्ट कर सकती, मैं हिस्टोरिकल फिक्शन नहीं डायरेक्ट कर सकती, मैं इमोशनल ड्रामा डायरेक्ट कर सकती हूँ, मैं लव स्टोरी डायरेक्ट कर सकती हूँ, मैं डॉक्यूमेंट्री रिलीज कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे इनहेरेंटली इंसानों की जिंदगियों को कवर करना बहुत पसंद है। मुझे लगता है जिन जिंदगियों से मैं फैसिनेटेड हूँ, मैं एक कैमरा लेके सुबह से शाम तक सिर्फ उनको फॉलो करूँ और उसके कटिंग कर करके मैं एक फिल्म बना लूँ। तो मुझे डॉक्यूमेंट्री किस्म के अजीब जो वाकई में इंस्पायरिंग लाइव्स हैं उन पे डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाना चाहूंगी। मैं लव स्टोरीज बनाना चाहूंगी, मैं इमोशंस पे लिखना चाहूंगी, क्योंकि हम लोग इमोशंस को मार के जीते हैं। आज के दिन ऐसा हो गया है कि आपको अपने इमोशंस को साइड में रख के काम करना पड़ता है। फिल्म मेकिंग में नहीं हो सकती वो बात। भट्ट साहब फिल्म मेकिंग नहीं सिखाते, जिंदगी सिखाते हैं। बार बार यही बोलते हैं कि तुम बेटा जियो, जिंदगी जियो, वहां से लिखो, वहां से डायरेक्ट करो, प्लीज मुझे 10 स्किल्स मत बताओ। वो बहुत चिढ़ते हैं। कैसा है नेचर उनका? भट्ट साहब बहुत ही इमोशनल किस्म के इंसान है, इनोसेंट इंसान है, जो अपने सारे प्रोडिजीज को भी वही सिखाते हैं जो उन्होंने खुद सीखा है। उनके गुरु थे यूजी कृष्णमूर्ति, और यूजी कृष्णमूर्ति ने उन्हें उनकी जिंदगी के सारे मेजर डिसीजंस लेने में हेल्प किया है। तो आज भी मेरे जब शो की बात चल रही थी बॉलीवुड विदाउट मेकअप, उस वक्त भी उन्होंने एक किताब रिलीज की, द एशेज आर वार्म। तो सर की परवरिश हुई है वो यूजी कृष्णमूर्ति के बहुत कठोर, बहुत ही जिसको बोलते हैं रूथलेस गेज ऑफ लाइफ, कि जिंदगी से माया मत करो, काम करने आए हो काम करो। ये जो आर्ट की फैसिनेशन है ना, हम आर्ट क्रिएट कर रहे हैं, बेटा घर चलाना है ना, घर चलाओ, दैट्स इट। रियली? हाँ। लेकिन जैसे तुमने कहा फीमेल डायरेक्टर्स के लिए, फीमेल क्रिएटर्स के लिए मेरी एक बहुत खास मैसेज है। अपने विश्वास, अपने यकीन को ना छोड़े। घर से निकलते वक्त जो फिल्म आपने दिमाग में शूट की है, फिल्म वही है। दुनिया, पूरे टेक्नीशियंस, पूरे प्रोडक्शन, पूरे इन्वेस्टर्स आपको अपने तरफ लाने की कोशिश करेंगे। खासकर महिलाओं के लिए ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि पता नहीं क्यों उनको लगता है महिलाएं गलिबल है, उनको आप टर्न कर सकते हैं। नहीं करना चाहिए। और एक चीखती हुई खामोशी जो आपको उपहार में मिलेगा इस प्रोफेशन से, उसके बारे में मैं जरूर बोलना चाहूंगी। लोग बहुत तरह तरह के मनोरंजन में अपने आप को निवेश कर देते हैं। कोई ड्रिंक्स में चले जाते, कोई ड्रग्स में चले जाते, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में चले जाते हैं। लेकिन एज अ डायरेक्टर, एज अ राइटर, वो चीखती हुई खामोशी ही आपकी दोस्त है। दिन के एंड में आपको घर अकेले जाना है। आपने क्या शूट किया है, क्या नहीं शूट कर पाए हैं, कहाँ आपको लगा कि मैं और अच्छा कर सकती थी, उसमें आप अकेली है। आपके भले ही 10 असिस्टेंट्स के यूनिट हो, आपके इन्वेस्टर प्रोड्यूसर आपके बिहाफ में हो, आपका डर आपके खुद का है, आपकी तकलीफें आपकी है। और डायरेक्टर मतलब सब कुछ। आप माँ भी है, आप बहन भी है, आप दोस्त भी है, आप यार भी है। आपको सबके साथ समान होके सबके प्रॉब्लम्स को आप ही को सॉल्व करना है। मैं कभी कभी बहुत थक जाती हूँ, मैं बोलती सर ये भी मैं करूँ। सर बोलते डायरेक्टर तुमको बनना है ना, कर लो, करना है, ये भी डायरेक्टर का काम है। एक्टर डायरेक्टर लाएगा, एक्टर को मनाने का काम डायरेक्टर का है। एक्टर नहीं मान रहा है, डांटने का काम डायरेक्टर का है। सेट पे कुछ काम सही नहीं हुआ है, वो डायरेक्टर का काम है। डायरेक्टर का नजर सब पे होना चाहिए, लेकिन उनको इंस्पायर करना आपका काम है। हटो, तुमको नहीं आता मैं करूंगी, ये नहीं। तुमको आता है, तुम करोगी, मैंने तुमको चुना है। तुम एडिटर हो, तुम डीओपी हो ना मेरे फिल्म की, मैंने चुना है तुमको। शो मी योर बेस्ट शॉट, आई ट्रस्ट यू, आई बिलीव इन यू। मुझे लगता है महिलाएं इस काम में बहुत ज्यादा मेहनत करके बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो सकती है, क्योंकि महिलाओं के दिल, महिलाओं के सीखने समझने की, परख की जो क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा गहरी है। लेयरिंग जो बोलते हैं ना, वो लेयरिंग जो एक महिला ला सकती है, कोई और नहीं ला सकता। खुद एक सृजनात्मक, वो जन्म देती है और वो घर पालती है। तो आप समझो कि उनके अंदर की कैपेसिटी कितनी है, लेकिन वो दब जाती है, वो डर जाती है। डरना नहीं है, डराएंगे लोग, 1000 बार डराएंगे। मैम जैसे ना जब आपने शुरुआत की थी इस चीज की, तब क्या आप में
इतना पैसा था कि आप अपना भरण पोषण उस समय कर सकते हो? मैंने जब शुरू किया था, मैंने अब रात गुजरने वाली है के बारे में कहा आपको, मुझे एक एडवांस के तौर पे एक पैसा भेजा गया था। मैंने हमारी अधूरी कहानी को एक स्क्रिप्ट नहीं, एक बुक भी बनाई थी, ऑल दैट कुड हैव बीन। उसके लिए भी मुझे एक पैसा मिला था। आप काम करोगे तो आपको पैसा मिलेगा, लेकिन आपको अपनी जिंदगी, अपने लाइफस्टाइल को उस प्रोपोर्शन में रखना पड़ेगा। मैंने पैंडेमिक के बाद मेरे कुछ सेविंग्स होने के बावजूद मैंने अपनी जिंदगी के साइज को इतना छोटा कर लिया है कि जहां जिस दिन जो जरूरत पड़े मैं कर लूं। ये प्रॉब्लम ना बन जाए। मुंबई शहर में खुद का रोजगार करना और रोजी से घर चलाना, ग्रूमिंग करना अपने आप का। चलिए, मैं तो एक्टर नहीं हूँ। जो यंग बच्चियां आती है एक्टिंग करने के लिए, उनको जिम के पैसे देने पड़ते, उनको फेशियल्स के पैसे देने पड़ते, उनको अपकीप करना पड़ता है। एक बेसिक ऑफ कोर्स आपको थोड़ा ग्रूमिंग तो करना ही पड़ेगा अपना रेगुलरली ना। आप अपना सेहत का ध्यान नहीं रखोगे, अपने लुक्स का ध्यान नहीं रखोगे तो कैसे होगा। उसके बाद थिएटर करना पड़ता है, उसके बाद किसी वर्कशॉप में जुड़ना पड़ता है। तो ट्रेनिंग एक लगातार खर्चा है, वो चाहे ग्रूमिंग में हो, वो चाहे सीखने में हो, अपनी कला को सीखने में हो। तो उस हिसाब से काट छाट के अपने आप को चलाना पड़ता है। मैं सीखने में इंटरेस्टेड हूँ। मैं अनुपम सर की जो स्कूल है एक्टर प्रिपेयर्स, वहां जा जाके नए एक्टर्स के साथ काम करती हूँ ताकि ब्रीफिंग समझ में आए, नए एक्टर्स के साथ काम करना समझ में आए। तो मुझे उसका भी ध्यान रखना पड़ता है कि मैं खुद पे इन्वेस्ट करूँ, मैं सीखती जाऊँ, मैं किताबें खरीद सकूँ, मैं कहीं जाके वर्कशॉप कर सकूँ। अभी मैं तुम्हारे यहाँ आने से पहले मैं कैलकाटा में जून एंड में एक वर्कशॉप होने वाली है 5 दिनों की फिल्म मेकिंग में। मैं अभी उनसे कोऑर्डिनेट कर रही थी कि क्या करना है मुझे उस हिसाब से यहाँ का काम नेगोशिएट करना होगा, लेकिन क्योंकि ये कैलकाटा में मुझे आना है, मैं करना चाहती हूँ। तो एक्टिंग, डायरेक्शन, स्पीकिंग, नरेशन, ओरेशन, ये सब लगातार ग्रूमिंग है। आपको लगातार अपने आप पे काम करते रहना पड़ेगा। तो वो एक कॉस्ट है, एक लिविंग कॉस्ट है, मुंबई जैसे शहर में लिविंग कॉस्ट। बहुत इंस्पायरिंग है ये चीजें कि आप अपने को एक सामान्य परिवार से और बॉलीवुड तक पहुंचाना है। सैल्यूट है मैम आपके लिए। सच में बता रही हूँ मैं, महिलाएं अपने आप को एक रात को आपने एक बात बोली थी कि जहाँ पे इंसान अपने आप को खत्म करना चाहता है, हाँ, वहां से मैंने अपने जीवन को शुरू किया। क्योंकि एक औरत 35-34 साल का जब वो हो जाती है, उनको लगता है कि बच्चे मेरे ऑलमोस्ट बड़े हो ही रहे हैं, संपत्ति, धन संपत्ति मैंने इकट्ठा कर लिया है, और अब क्या है, अब बड़ा करना है, और एक घर चाहिए, और एक गाड़ी चाहिए, अच्छा पीछे का मकान और थोड़ा बड़ा करना चाहिए, मोर ऑफ द सेम। वो जब उस स्टेज में मैं आई थी जहां मुझे मोर चाहिए था, मुझे कुछ और चाहिए था। मुझे लगा कि नहीं, मैंने शुरिता को एक्सप्लोर नहीं किया है, और कुछ हद तक तो मेरे बाबा को सलाम, उन्होंने कभी भी मुझे थक के हार के बैठ जाने में अलाउ नहीं किया है, इनकरेज नहीं किया है। उन्होंने बाकायदा मुझे बोला कि तुम अपना, अगर ये काम करना चाहती हो, अपने हेयर सैलून को तुम बंद करो, प्रॉपरली इस काम में जुड़ जाओ। उस वक्त बहुत गुस्सा आया था मुझे, क्योंकि वो मेरा इनकम सोर्स था। तुम इनकम के बारे में पूछ रही हो ना, वो मेरा लगातार इनकम सोर्स था। 7-8 साल आप हेयर ब्यूटी कर रहे हो कि आपके हाथ बहुत चलते हैं, यू आर वेरी अडेप्ट इन योर वर्क। उस वक्त वो हाथ रोक देना, वो इनकम रोक देना, लेकिन वो जरूरी था। तो मैं पूरे तरीके से स्क्रीन प्ले से जुड़ पाई, मैं पूरे तरीके से समझ पाई कि मैंने शादी किस चीज से की है। व्हाट हैव यू मैरिड? यू हैव मैरिड एक ऐसे पार्टनर आपने चुना है जिसके हर दिन सुबह रुख बदलेगी। आपको पता नहीं ये इंडस्ट्री कल किस तरफ, अभी एआई का इतना बड़ा थ्रेट आ गया है, एआई गाना बना कर दे रहे हैं, एआई एक्टिंग करके दे रहे हैं, कि एक्टर्स क्या करेंगे? तो उसमें भी समझ में आता है कि ये तो फील नहीं है इसमें, ये लाइंस तो बस किसी ने लगता है रटा मार दिया, फील कहाँ है इसमें जिंदगी की। तो बस वही फर्क है, और वही करते रहना है। जैसे जो हीरोइन होती है वो बहुत सुंदर रहती हैं, ये कैसे कर पाती है अपने आप को मेंटेन? हीरोइंस, हाँ। मैंने आलिया के साथ एक पूरी फिल्म की है, और सर अक्सर बोलते थे कि तेरी बाप का सेट है बेटा, तू कुछ देर पहले जा सकती है। उनको बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है अपने आप पे, जो दूर से लगता है कि बहुत आसान है। एक तो एक सीन को, एक शॉट को 10 बार, 12 बार, 20 बार करना आसान बात नहीं है। डांस है तो उस एक एक स्टेप को 10 बार, 12 बार करना आसान नहीं है।
वो लुक मेंटेन करना, वो हेयर सही रखना आसान नहीं है। और साल दर साल आप एक सेम जगह पे अपने आप को रखना चाहती हो, बिकॉज लड़कियों के लिए उम्र का ज्यादा प्रॉब्लम है कि लड़कियों की एज ज्यादा जल्दी हो जाती है। हमारे फिल्म ट्रेडिशन में एजेड मेल हीरो यंग हीरोइंस के साथ काम करती है। एजेड हीरोइंस के लिए तकलीफ होती है क्योंकि अभी तक मार्केट उनको एक्सेप्ट करना, उनके लिए वो रोल्स एक्सेप्ट करना वही नहीं करते। हम लिख रहे हैं, हम करना चाहते हैं वैसे फिल्म्स, लेकिन मार्केट तैयार नहीं है, तो हमको पैसे नहीं मिलते वैसे फिल्म्स बनाने के। डाइट, वर्कआउट, योगा, सब कुछ ध्यान रखना पड़ता है। बहुत कैसे होती है इनकी? अलग अलग होती है क्योंकि आप अपने खुद के पैटर्न्स को फॉलो कर रहे हो। किसी को छोटे छोटे मील्स लेने की आदत है, कोई शायद 2-3 घंटे के टाइम एक वर्किंग आवर में खाना खा के उसी को मील टाइम बना ले। लेकिन अपने आप को तंदुरुस्त रखना, अपने आप को फ्रेश रखना, नींद पूरी करके आना, क्योंकि एक एक्ट्रेस के ऊपर पूरे उनके कंधों पे पूरी फिल्म है, वो फेस पे पूरी फिल्म है। तो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है और काम बिल्कुल आसान नहीं है, और काम बहुत आसान दिखता है। इतने आसानी से लोग जजमेंट पास कर देते हैं। मेरे अपने रिलेटिव्स हैं जिनसे मैं किसी और जरिए से सुनती हूँ, वो क्या करती है हमें नहीं मालूम, पता नहीं अभी क्या कर रही है, उसका चेहरा कैसा हो गया है, वो कैसी दिखती है आजकल। राइट, यू आर राइट। मैं 49 की हूँ, मैं पेरीमेनोपॉज से लड़ रही हूँ, मैं कैसी दिखूंगी, आई एम ऑल्सो फाइटिंग माई बायोलॉजिकल बॉडी। तो एक्ट्रेसेस की सोचिए, उनको ये प्रॉब्लम्स होती है, उनको भी अपने बायोलॉजिकल वेट को, अपने लुक्स को कैसे मेंटेन करना पड़ता होगा। इट्स वेरी हार्ड कंपटीशन, मतलब जिसको बोलते हैं रूथलेस कंपटीशन है। उस कंपटीशन की कोई ये नहीं है, सीमा नहीं है कि हाँ इतना तक है। इट्स नॉट अ जस्ट वर्ल्ड। कोई मतलब ऐसा नहीं कि 2+2 किया मैंने मुझे 4 मिलेगा। और इतना करने के बावजूद उन लड़कियों को कोई एक चॉइसेबल फिल्म मिले, पसंद की एक स्क्रिप्ट मिले। और मी टू के पास तो मैं जा ही नहीं रही हूँ क्योंकि मुझे वो दुनिया नहीं मालूम है। मैंने शुरू से भट्ट साहब के साथ भट्ट कैंप में काम किया है, मुझे वो नहीं मालूम है, लेकिन मैंने सुना है। जैसे कि जब मैं दूसरे एक्टर्स के साथ काम करती हूँ, यंग लड़कियों के साथ काम करती हूँ, तो बातचीत करते करते उनकी एक इंटीमेसी हो जाती है मेरे साथ। तो वो बात करते करते फिर बोलती है, हाँ ये रियलिटी है, ये कास्टिंग एजेंट्स के साथ ये रियलिटी है, ये बाहर हर वक्त हो रहा है। आपको एक कंडीशन दिया जाता है, कास्टिंग काउच। हाँ, जिसको कास्टिंग काउच होता है। मेरी फिल्म की जो हीरोइन थी उसने बोला है, वो एक बड़े फैमिली से आती है, वो यहाँ अपनी बुआ के साथ रहती थी एक होटल में, सिर्फ फिल्म करने की नशा है उसमें इतना। उसने मुझे बताया कि हाँ ये रियलिटी है बॉम्बे की। मैंने कहा बेटा ये मुझे तो नहीं मालूम ये साइड, लेकिन तुम लोग बहुत जगह से घूम के आते हो, तो आपकी ये एक्सपीरियंस मैं सुनती हूँ, तो इसको नकार नहीं सकते कि ये भी एक रियलिटी है। तो ये कश्मकश से भी उनको गुजरना पड़ता है। उस रियलिटी के साथ में वो जीते हैं। हाँ, उस रियलिटी के साथ वो जीते हैं। उनके लिए घर लेना, मकान लेना आसान नहीं होता। फिल्म वालों के लिए मकान मिलना कितना मुश्किल होता है। फिल्म वालों को घर नहीं देते, हम फिल्म वालों को रेंट पे घर नहीं देते, पता नहीं वो क्या करे घर का। हाँ, ये रियलिटीज है बॉम्बे की। और फिर रेंट की तो मतलब क्या ही बोले आपको। तो रिया चक्रवर्ती जो आपकी फ्रेंड है, अब सब कुछ ठीक हो रखा है उनके जीवन में? हाँ, वो लड़ रही है, उन्होंने अपना फैशन ब्रांड बनाया है, उन्होंने और उनके भाई ने चैप्टर 2 एक ब्रांड बनाया है क्लोथ्स का। वो काम कर रही है, हंसल मेहता सर के साथ एक वेब सीरीज कर रही है। जिंदगी में परिवर्तन हो। जो एलिगेशन लगे थे वो क्लियर हुए थे? हाँ, बिल्कुल क्लियर हो गए थे। एक तो वो गिल्टी नहीं थी किसी चीज के लिए, और दूसरी बात वक्त जो लगता है वो वक्त के बाद उनको क्लियर किया गया। तो जो लेकिन एलिगेशन लगे थे, हाँ, वो गलत है, बिल्कुल गलत थे। अब आप सोचिए, एलिगेशंस तो आपने क्लियर कर दिया, लेकिन उस बच्ची पे जो ट्रॉमा गुजरी है, वो दिन रात वो जो जिस हालत से गुजरी है, वो आप कैसे छीनोगे उससे? पूरा इंडिया ने आपको हेट किया। बिल्कुल। उसके बाद मैं जब सीबीआई के इंटरोगेशन के लिए गई थी, वो यहाँ बैठी थी, मैं यहाँ बैठी थी, मुझे लग रहा था कि मैं एक उंगली से उसको टच करूंगी वो गिर पड़ेगी। वो इतनी बुरी हालत में थी, थर थर करके। वो छोटी चिड़िया नहीं होती है, बहुत देर तक बारिश में भीगी हुई है और वो कांप रही है, उसको लग रहा है कि बस थोड़ी सी गर्मी, कहीं पे मुझे थोड़ी सी छांव मिल जाए। मैंने रिया को उस हालत में देखी है। मैं बहुत सम्मान करती हूँ उस औरत की, और वो आज अपने एक क्लोथ्स ब्रांड बना के अपने फिर से वो
मीडिया में आ रही है, वो काम कर रही है, मेरा दिल गर्व से भर जाता है। जबकि उस टाइम पे उनका जो करियर था वो पीक पे था। हाँ, और वो शुरू भी करने वाली थी कोई काम, सुशांत के साथ हो या फिर कुछ टॉप एक्टर्स के साथ वो काम स्टार्ट करने वाली थी। उनमें कोई ऐसे हुनर की कमी नहीं थी। मेन स्ट्रीम लाइन एक्ट्रेसेस से किसी मायने में रिया कम नहीं है। सुशांत का ऐसे अचानक कैसे हो गए? मेंटल इलनेस एक ऐसी सब्जेक्ट है कुसुम, जिसके बारे में हमारे देश में बातचीत नहीं होती है, घरों में बातचीत नहीं होती है, अनकंफर्टेबल है। बोलते हैं कि उसको बस ऐसे ही किसी चीज के लिए स्ट्रेस हो गई है, क्योंकि मेंटल इलनेस को आप सर में दर्द, पेट में दर्द, टूट गई है टांग, उस हिसाब से नहीं दिखा सकते। लेकिन वो उससे भी ज्यादा बड़ी बीमारी है, उसके लिए कांस्टेंट केयर चाहिए। वो यकीन नहीं करते हैं, अपने घर वालों पे यकीन करना छोड़ देते हैं, तरह तरह की ख्याल आते हैं उनको। आज सुबह ये ख्याल आया तो कल ऐसे ख्याल आए। और मैं मेंटल इलनेस से बहुत ज़्यादा जुड़ी, क्योंकि मैंने किसी को बहुत क्लोजली हैंडल भी किया है। लास्ट 2-3 साल मैंने बहुत क्लोजली एक दोस्त को हैंडल किया है, उनको डॉक्टर के पास ले जाना, उनको स्टेबल रखना। लेकिन खैर, क्योंकि शो बिजनेस की प्रेशर इतना ज़्यादा प्रेशराइजिंग है, एक एक्टर का वेट करना इतना तकलीफ है, वो नहीं कर पाए, वो वापस चले गए। लेकिन डॉक्टर से काउंसिल करना कि इनको तकलीफ क्या होती है, वो सब मैंने बहुत अंदर से सीखा है, पढ़ा है, इसकी मैंने पढ़ाई की है। सुशांत को प्रॉब्लम यही था उस समय जो रिया चक्रवर्ती के साथ में उनका रिलेशन था, और वो एक माँ के तरह ही जैसे देखभाल हो सकता है, अपने हद में रहकर देखभाल करने की कोशिश कर रही थी सुशांत की। लेकिन एक हद तक आके जो देखभाल कर रही है, उनके लिए भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो खुद, मतलब वो जब सर के पास आती थी, सर खुद बोलते थे कि रिया बेटा, तेरी दिमाग खराब हो जाएगा, तू घर जा, तू अपने माँ बाप के पास जा, तू कुछ दिन के लिए घर जा, उसके घर वालों को बुलाओ, उसको हैंड ओवर करो अपने फैमिली। ऐसे में सिर्फ ओनली रियल फैमिली कैन हेल्प। उन्हें होता क्या था? एक्चुअली स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिजीज, ये जो डिजीज है, इनमें आपको तरह तरह के ख्याल आते हैं। आप इमेजिन बहुत करते हो जो एक्चुअली हो नहीं रहा है। मैं इमेजिन कर रही हूँ कि आप मेरी तो शूट कर ही रहे हो, इसके साथ कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी कहीं पे कैमरा लगा के मुझे शूट कर रहे हैं। उनको मुझसे कुछ उगलवाना है जो कि सच नहीं है। वो मेरे पीछे पड़े हैं, मैं रास्ते से वॉक कर रही हूँ, लेकिन कोई नजर है जो मुझे फॉलो कर रही है। और ये कॉन्स्टेंटली होते होते आपको फिर अगर आपके पार्टनर को ये है, तो आपको तकलीफ खुद बहुत होने लगती है। और वो स्थिर रहना, किसी एक चीज़ को करना, वो पॉसिबल नहीं होता है। मुझे याद है, रिया आके बोलती थी, सर को आके बोलती थी, सर आज बोल रहा है कि लॉयर को बुलाओ, मुझे सारा प्रॉपर्टी सब कुछ ख़त्म करके मुझे बॉलीवुड से निकलना है। कल बोलता है मुझे शो स्टार्ट करना है, मुझे नई फिल्म स्टार्ट करनी है। तो एक स्टेबिलिटी नहीं है, कहीं भी दिमाग के जगह पे, एक स्टेबल जगह पे वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। वो बहुत अंदर ही अंदर बहुत रो रहे हैं, बहुत तड़प रहे हैं, लेकिन उस तड़प के लिए जो मेडिसिन है, जो ट्रीटमेंट है, वो भी वो नहीं लेते। बहुत मुश्किल होता है उनको मेडिकेशन के साथ एडजस्ट करवाना, क्योंकि मेडिकेशन करने से वो नॉर्मल होने लगेंगे। उनके हाईज बहुत हाई होते हैं, उनके एक्सूबरेंस, एक्साइटमेंट बहुत हाई होते हैं, और वो उनसे छुटकारा नहीं चाहते हैं, तो वो दवाई भी नहीं लेना चाहते। कितना झेला उस समय। हाँ, तो वो शेरनी है, वो हमारे बंगाली शेरनी है। माई हैट्स ऑफ टू रिया, आई एडमायर हर एंड आई होप, मैं सच में उम्मीद करती हूँ कि उसकी फिल्मी करियर जो है, जो वो करना चाहती थी, जो करने के लिए वो आई थी, वो एक नई दिशा में जाए। वो अपनी कहानी, अपनी जिंदगी के जरिए बहुत नए रंग लाए, एक नया स्टैंडर्ड लाए। हम डरे हुए हम कहानियां नहीं बोले, हम निडर होके सच्ची कहानियां बोल सके, ये मैं उम्मीद करूंगी। तो अब पूरी तरीके से फाइनली उनका क्लीन चिट आ चुका है। शी लिव्स अ नॉर्मल लाइफ, और उसकी फैमिली भी ठीक है। हालांकि उनकी माँ, उस वक्त उनकी माँ की आवाज़ जा चुकी थी, और लास्ट जब मैं रिया से मिली थी, तब तक भी उसने बोला था कि मेरी माँ की आवाज़ पूरे तरीके से ठीक नहीं हुआ है। उनके पिता एक आर्मी ऑफिसर, आर्मी डॉक्टर है। उनको बहुत बुरे तरीके से शॉक लगा था, वो नॉर्मल होने में उनको बहुत वक्त लगा था। और ऐसे हालत में नॉर्मल कुछ नहीं होता, आप कोई नॉर्मल जगह पे नहीं आती है। देयर इज नथिंग कॉल्ड नॉर्मल अगेन। आपकी जिंदगी बिफोर एंड आफ्टर में बट चुकी है फॉरएवर।
पर बहुत ज्यादा सदमा तो उनको भी लगा होगा रिया जी को। बिल्कुल बिल्कुल सदमा लगा, उनका लेकिन एक वो लड़ी। वो हाँ गया उनका हाँ, एक हर फेज में वो खास लड़ी। रिश्ता। हाँ, वो और उनके भाई दोनों ने एक तो वो मिलके उस चीज से लड़ रही है कि हाँ, उनका खास रिश्ता गया, कभी गया, नहीं आएगा। जिंदगी के लिए गया। वो हाँ। पलट के भी एक बार भी चाहकर उस इंसान को देख नहीं पाएगी, छू नहीं पाएगी, उनसे एक बात नहीं हो पाएगी। उससे झेलो और उसके साथ ये भी झेलो और उसके कि क्या बाद फिर हुआ। एलिगेशन। हाँ, एलिगेशन जो कि सच नहीं है, और इंसान को लगातार आप 100 बार 200 बार 2000 बार सेम बात बोलते 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 एक जगह पे आके वो लड़खड़ाती है। उसको सच में लगता है कि क्या मैंने सच में कुछ गलत कर दिया था। वो आता है तो सर बोलते थे कि तुमको अपने आप को 2000 बार बोलना पड़ेगा कि तुम सही हो, तुमने कोशिश की उसको बचाने की। अगर वो 200 बार तुमको सवाल करते तो तुम 2000 बार अपने आप को बोलो आई एम नॉट गिल्टी, आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग। तो ये थेरेपी करनी पड़ती है अपने साथ। पर जैसे लोगों ने उस टाइम पे कहा कि भाई ये तो बॉलीवुड की राजनीति थी, क्योंकि उनका जो कैरियर था वो पीक पे था। तो ये बॉलीवुड की राजनीति थी कि सुशांत सिंह के साथ में उन्होंने ऐसा किया। क्या ये सही? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा, क्योंकि उनकी कहानी मुझे जितना समझ में आया, वो जितना आती थी सर के साथ शेयर करती थी, मुझसे बात करती थी। आप यूं बोल सकते हो कि एक लव स्टोरी जो बन के भी बन नहीं पाई, या फिर अचानक से रुक गई, बीमारी के वजह से रुक गई। उसका रुख, उसका मोड़ कहीं और चला गया। एक साधारण सी लड़की एक्ट्रेस बनने आई थी, प्यार करती थी एक एक्टर से और चाहती थी कि बेस्ट रोल्स में वो आए, बेस्ट फिल्म्स वो करे। लेकिन एक हादसा, और उस हादसे से दुनिया को जिस तरफ जो इंटरप्रिटेशन जो करना हो वो तो कर ले, लेकिन उस लड़की के लिए वही है कि एक तरफ मौत का सदमा और दूसरे तरफ दुनिया पता नहीं क्या ही एलिगेशंस लगाए उसको। कैसे वो अपने आप को क्लियर करे उससे। ओके। तो अब महेश भट्ट सर पे भी उस समय बहुत उंगलियां उठी। हाँ, एक तो इतने सीनियर एक फिल्म मेकर, और ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया जैसे लग ही पड़ी है उनके पीछे। और ये हमारे लिए एक नेशनल, एक शर्म की बात है कि इतने बड़े एक फिल्म मेकर को हमने किस तरह से हमने उनको उनका जगह नहीं दिया, हमने बहुत तकलीफ पहुंचाई उनको। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे देश में आर्ट को, सिनेमा को एक बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाता है। सर सारांश के मेकर है, सर जन्म के मेकर है, सर स्वयं के मेकर है, सर ने अर्थ बनाई है। उस वक्त के दौर में महिलाओं के लिए एक नए सोच को वो लेकर आए थे। खुद एक माँ को देखा है उन्होंने, जिन्होंने 5 बच्चों को अकेले पाला पोसा है। तो ऐसे इंसान को मुझे लगता है कि हमने उनको उनका सही दर्जा नहीं दिया, और आज भी वो काम कर रहे हैं। वो जैसे उनके दोस्त अवतार गिल बोलते हैं, वो अंडरगॉड्स के दोस्त हैं, अंडरडॉग्स के दोस्त हैं। जिसको तकलीफ है, जो खड़े नहीं हो पा रहे, वो उनके बगल में खड़े रहते हैं, उनको सहायता देते हैं कि क्या करे वो घर से निकल के आज क्या करे कि किसी को सहारा देकर, उनके नाम के सहारे, उनके सपोर्ट के सहारे उनको 2 जीना चढ़ा दे। तो ये जिंदगियां मिलना बहुत मुश्किल है, ये सपोर्ट, ये गाइडेंस मिलना बहुत मुश्किल है। मैं बहुत भाग्यशाली मानती हूँ अपने आप को कि अगर घर छोड़ा तो महेश भट्ट जैसे गुरु के लिए घर छोड़ा, और उन्होंने जो जिंदगी की सीख दी है। मैं भले ही फिल्म मेकर मेरे फिल्में भले ही ना याद किया जाए, लेकिन जितनी जिंदगी में जीऊँ, किसी को हेल्प करूँ, किसी को सही मायने में अपने उसके क्रिएटिविटी को ओपन अप करने में हेल्प करूँ, दैट इटसेल्फ इज सक्सेस। वो एक बहुत बड़ी, मुझे लगेगा कि मैंने जो सीखा है, वो तो गुरु शब्द से भी बहुत चिढ़ते हैं कि गुरु नाम की कोई चीज नहीं होता। गुरु वही है जो अल्टीमेटली अपने शिष्य की जिंदगी से अपने आप को माइनस कर सके। मतलब आप पूरे तरीके से अपने पैरों पे खड़ी हो गई है, आपको क्रच नहीं चाहिए गुरु की। तो वही है क्या, वो हमेशा यही बोलते हैं, अगर तुमको लगता है कि मैंने हेल्प किया है तो तुम किसी का हाथ पकड़ो, तुम किसी को आगे बढ़ाओ, और उसको भी बोलो वो किसी की हाथ बढ़ाए। यही धर्मार्थ है, यही धर्मार्थ है, यही धर्मार्थ यही है ना। हम अपने साथ में क्या लेके जाते हैं ऊपर, क्योंकि एक ना एक दिन सबका एंड होना है। बिल्कुल। और उस टाइम पे तुमने ऐसे क्या उपलब्धियां पाई, याद कैसे याद रहोगे आप किसी के काम में याद रहोगे कि ये आज अगर किसी सेट पे खड़े होके काम कर रहा है, ये अगर किसी एडिट रूम में बैठ के काम कर रहा है, तो शायद मैंने उसको थोड़ा हेल्प किया। बहुत प्राउड हो रहा है आज आपके साथ में बैठ के। तो आपका जो पहनावा है या जो आपके एक्सप्रेशन बहुत सिंपल सुलझे हुए, और कहते हैं ना कि जो स्ट्रगल भरी महिलाएं होती हैं,
उनको कहते हैं कि अगर उलझी हुई बाल दिखे ना कभी किसी महिला पे, हाँ, तो कभी उससे वो मत करना, इग्नोर मत करना, हाँ, क्योंकि उन्हीं महिलाओं के उलझे हुए बाल रहते हैं जो स्ट्रगल में व्यस्त रहते हैं। जी। और जिनको स्ट्रगल से कोई दिक्कत नहीं कोई है, दिक्कत नहीं। जिन्होंने मान लिया है कहाँ जिंदगी स्ट्रगल है और इस स्ट्रगल में अब मजा आने लगा है। अब मुझे कोई यहाँ से हिला कर दिखाए, मैं तो अपनी बात करके जाऊंगी। अब मैं तो तो अपनी आपने झंडा गाड़ दिया हाँ, है। नहीं, मैं अपनी फिल्में बनाकर बनाके जाऊंगी। जाऊंगी। मेरी पर्सनल सिनेमा, मेरी लव स्टोरीज मैं बोल के जाऊंगी। आपकी जीवन में अगर फिल्म बने तो उसका टाइटल क्या रखोगे? बहुत मुश्किल सवाल है। पता नहीं, इसके बारे में सच में मैंने सोचा नहीं है, लेकिन बहुत सिंपल कुछ होना चाहिए। शायद मेरे नाम पे हो जाए। मेरा नाम शुरिता है। शुरिता इज सुंदर हृदय। तो सिर्फ शुरिता बोल दो तो एक औरत आई थी एक हृदय लेके, बस उस हृदय से उसने सब कुछ महसूस किया और काम करने की कोशिश की, अपने कैपेसिटी में रहकर कुछ उसने थोड़ा बहुत हासिल कर लिया। बस एक संतुष्टि सी है आपके अंदर जी। मतलब वो चीजें नहीं है कि बस कहते हैं ना कि जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो उसका ऑरा आपको अट्रैक्ट करता है जी। तो एक संतुष्टि है, काम है और सब चीजों को मैनेज करके चलते। जी, वो करना पड़ता है। और आप जब थोड़े बड़े हो जाते हो, आप पे एक टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, तब आप माँ बन जाती हो। मेरे पहले के 2 बच्चे थे, लेकिन अब मैं अपने टीम के हर एक मेंबर को, हमारे जो प्रोड्यूसर्स भी है उनको भी मैं देखती हूँ तो लगता है कि डायरेक्टर माँ पहले बन जाए। तो आपको सबकी रखवाली, सबको देखभाल करना पड़ता है। भले ही कुछ जगह पे आप का ओपिनियन नहीं है सेम, आपको कुछ डिफरेंसेस हो रहे हैं, बड़ा बनना पड़ता है। अच्छा, एक चीज है मैम, जब फिल्म बनती है तो फेमस होते हीरो हीरोइन, ठीक है, और जो डायरेक्टर ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल करी, मेहनत करी, उनका कहीं ज्यादा नाम नहीं आता। केवल जब स्टार्ट होती है, शुरुआत आती है तो 2 अक्षरों में नाम आता है। हाँ। कभी डायरेक्टर को नहीं लगता कि यार मुझे भी फेमस होना था, मेरा नाम क्यों नहीं आया? ऐसा देखिए, सबसे बड़ी टेस्ट कि आपने बहुत अच्छी फिल्म डायरेक्ट की है, आपकी फिल्म सक्सेस है, इसी बात में है कि आपके हीरो हीरोइन को बार बार इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है, उनकी सक्सेस स्टोरी को पूछा जा रहा है, उनके स्ट्रगल स्टोरी या उनके पूरे जर्नी को पूछा जा रहा है। दैट इज योर सक्सेस एज अ डायरेक्टर। डायरेक्टर को सबसे ज्यादा खुशी होती है जब कोई आके बोले कि क्या वाह क्या गाना है यार, वाह क्या परफॉर्मेंस है यार। अच्छा, उनके लिए वही यस, दैट इज द सक्सेस। क्योंकि डायरेक्टर ने सब तरीके से अपने आप को फैला दिया है, उसने पूरे तरीके से अपने खून को हर एक डिपार्टमेंट में दे दिया है। तो योर सक्सेस एज अ डायरेक्टर इज आपके एक्टर्स को जाना जाना, पहचाने जाना, उनको सम्मान देना। और ऑफ कोर्स हमारे समाज में आज के दिन डायरेक्टर्स को पहचाना जाता है। मोहित सूरी इतने बड़े डायरेक्टर है, सर के वहां से जो भी निकले हैं, तनुजा चंद्रा मैम है, इतनी अच्छी डायरेक्टर है, आप देखोगे ढूंढोगे तो आपको मिलेगा। तिग्मांशु सर है, हमारे बंगाल के तो है ही ट्रेडिशन कि डायरेक्टर्स ही फिल्म बनाते थे, उनको अपना दर्जा मिलता है। लेकिन अगर किसी फिल्म में लगता है कि हीरो हीरोइन की ज्यादा मान्यता है, उनको ज्यादा पूछा जा रहा है, उसमें ही डायरेक्टर की ही सक्सेस है। महिलाओं के लिए फिल्म इंडस्ट्री कितनी चैलेंजिंग है? जैसे मैंने कहा, वर्किंग आवर्स बहुत लंबी है। मेरी को राइटर है श्वेता, उसको वो एक जैन परिवार से आती है, कंजर्वेटिव जैन परिवार से आती है। उसके फैमिली में बच्चे की एक बहुत ज़्यादा प्रेशर रहती है। उन्होंने एक बहुत कोशिश, बहुत स्ट्रगल करके वो प्रेग्नेंट हुई, फिर उसकी अबॉर्शन करना पड़ा, मतलब उसको वो बच्चा रख नहीं पाई। 2 दिन 3 दिन वो बहुत तकलीफ में रही एंड अल्टीमेटली उनको वो बच्चा नहीं नसीब हुआ। फिर वो वापस आई, फिर वो लिखना शुरू की। ये जो नॉर्मल चैलेंजेस है वो औरतों के लिए ज़्यादा है। घर चाहे मर्द जैसे चलाए ना चलाए, औरत को चलाना ही पड़ता है। रात को वो कॉल करना ही पड़ता है कि अच्छा रात के लिए क्या खाना बनेगा, कल सुबह क्या बनेगा, सही टाइम पे आपने बच्चे क्यों कंसीव नहीं किए, आपका फैमिली प्लानिंग सही क्यों नहीं हुआ। अच्छा, जैसे मैंने बोला 48-49 होते ही आपका क्लॉक जो ऑपोजिट होने लगता है, उस बॉडी के साथ काम करना, 12-12 घंटे काम करना, सेट पे काम करना आसान नहीं होता। चैलेंजेस ज्यादा होते हैं। और वो जो मैंने कहा सबसे डरावनी है, वो अकेलापन। उस अकेलेपन से मर्दों को शायद शराब, सिगरेट, दोस्त, यार बहुत कुछ मिल जाते हैं,
औरतों में मैच्योरिटी ज्यादा होती है। मेरा मानना है औरतें बहुत जल्दी ऑल्टरनेट नहीं ढूंढती है। तो आप अगर फिल्म मेकर बन रही है, आप अगर एक्ट्रेस बन रही है, एक चीखती खामोशी आपको जरूर मिलेगी और वो आप उससे आप दोस्ती कर लीजिए, उससे आप दोस्ती कर लीजिए, उससे भागिए मत। मुश्किल है लेकिन वो सच है आपका। सच से दोस्ती करो तो फिर कुछ बदलाव नहीं लाना पड़ता जिंदगी में। जैसे अभी एक वो चल रहा है, सौरभ द्विवेदी जी की एक मूवी आई, जानते हो आप, लल्लन टॉप के एंकर। हाँ हाँ हाँ, तो उन्होंने जो एक्टिंग करी है तो उसमें बहुत सारे लोगों ने उन्हें ट्रोल किया है और लोग उनकी वीडियोस बना रहे हैं उनकी एक्टिंग की। तो आपको नहीं लगता कि क्या ये सही है या गलत है? देखिए, ट्रोलिंग आज की जिंदगी की एक सच्चाई है, रियलिटी है, तो आपको वो मानकर ही करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। सिर्फ वो नहीं, कई तरह के एक्टर्स ट्रोल किए जाते हैं, कई तरह के परफॉर्मेंसेस को ट्रोल किया जाता है। एक कल्चर आया है मल्टी मिलियन डॉलर की, कि फिल्म बनाए तो 50 करोड़ बनाए, फिल्म बनाए तो 500 करोड़ बनाए, जैसे कि उसके नीचे उसका कम जो बन रहा है वो फिल्म ही नहीं है। ये ओरिजिनली हिंदी सिनेमा का कल्चर नहीं था, अब चला है। तो क्या दूसरी फिल्म्स नहीं बनेंगे? क्या दूसरे परफॉर्मेंसेस नहीं जांचे जाएंगे? दूसरे परफॉर्मेंसेस आप नहीं देखेंगे? आपने मतलब प्लेट में सिर्फ राइस उठाया है, आपने दाल चखा ही नहीं, आपने पनीर चखा ही नहीं, आपने चटनी देखा ही नहीं, कैसे होगा? मिली जुली तहजीब से इंडिया बनती है ना। आपको सब परफॉर्मेंसेस, सारे एक्टर्स, सबको परमिशन देना पड़ेगा अपना अपना काम करने का, तब तो जाके एक कल्चर बनती है। इंडियन हिंदी फिल्म कल्चर कहाँ कहाँ नहीं है। रशिया तक जाओ, आप स्विट्जरलैंड तक जाओ, आपको हिंदी फिल्म के गाने सुनने को मिलेंगे। इट इज सो पॉपुलर। तो अगर हम सिर्फ एक दर्शीय हो जाएंगे कि हम सिर्फ एक किस्म की फिल्में देखते हैं, 2.25 घंटे 3.25 घंटे की फिल्म देखते हैं, सिर्फ 50 करोड़ बनाने वाले फिल्म देखते हैं, तो हमारी सोच भी उतनी सी हो जाएगी। राइट। फिर फिल्म क्या है, तो फिर तो पैसा देखो बाकी और कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, सब किस्म के परफॉर्मेंसेस को देखना चाहिए, उनको एडमायर करना चाहिए। ट्रोलिंग इज अ रियलिटी ऑफ एन एक्टर्स लाइफ। वो अपना सच्चाई लेके वो आगे बढ़ जाएंगे। एक ऐसा ड्रीम आपका जो आप अभी देखते हो लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ? जैसे मैंने कहा कि मेरे कुछ गिने चुने स्क्रिप्ट्स हैं, मुझे वो बनाने हैं, क्योंकि मैंने जिंदगी के जो तकलीफें झेली है, इवन रिलेशनशिप के हिसाब से जो मैंने समझा है, वो तकलीफें, उनको मुझे उन फिल्मों में लाना है। मुझे वो फिल्म्स बनानी है और मुझे बनानी है और मुझे अपने जर्नी पे किताब भी लिखनी है। मैंने शुरू तो किया था, मैंने अभी तक उसको ज्यादा बढ़ावा नहीं दिया है, क्योंकि उसको एक किताब खून मांगती है। मैं इनजस्टिस नहीं कर सकती कि बस चलो किसी तरह खत्म कर दिया। तो मैं वो किताब लिखना चाहूंगी और वो किताब बिल्कुल एज अ नॉन फिल्मी पर्सन लिखना चाहूंगी कि इंडिया की एक आम महिला, उनकी एक जर्नी, बस एक जर्नी, वो बाय चांस उसकी जर्नी बॉलीवुड की है, उसमें कुछ खासियत नहीं, खासियत वो चलने फिरने की, वो भागने की, वो खड़े होने की है, ये बस। और मैं ये चाहती हूँ कि हर एक पॉडकास्ट, हर एक फिल्म, हर एक गाना हमारे देश के महिलाओं को इंस्पायर करे। महिला की शक्ति नहीं जाग रही है, वो अभी भी अपने आप को लिमिटेड मानते हैं, लिमिट नहीं मानना चाहिए। मेरी ड्रीम यही है कि काफी मैसेजेस सिर्फ विमेन के तरफ जाए, विमेन के पावर और जागे, दे बिकम मोर पावरफुल, दे बिकम इक्वल, जिसको बोलते हैं ना टॉर्च बेयरर। एक देश मर्द और औरत एक साथ बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलाए, उस किस्म की सोसाइटी में देखती हूँ। तभी खुशियाँ मिल सकती है लोगों को, नहीं तो एक तबका तो घुट घुट के जिया और एक बिल्कुल खुशियों के साथ। बिल्कुल। और जब तक औरतें सामने नहीं आएंगी, तरक्की नहीं होगी, क्योंकि औरत में समझने की मानता बहुत ज्यादा है। वो एक समाज के तकलीफ को जैसे समझ सकती है, मेरा मानना है एक मर्द नहीं समझ सकता। अच्छा, एक सवाल था मेरा, जैसे कि आप तो उस इंडस्ट्री से हो जहाँ पे हजारों लोग माइक पकड़ के आपके आजू बाजू में घूमे, ठीक है, और मैंने आपको अप्रोच किया, आपने मुझे यस किया, क्या मन में ऐसा नहीं आया कि यार अभी तो ये न्यू कॉमर्स है तो जाऊं या ना जाऊं? नहीं यार, मैं न्यू कमर हूँ,
तो मैं न्यू कमर हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई कि एक लड़की ने कहा, जब तुमने अप्रोच किया था, एक और लड़की है, वो लंदन में बैठ के पॉडकास्ट करती है, वो पंजाबी लड़की है और उसकी एक रेडियो पंज नाम का एक रेडियो चैनल है, उसके लिए इंटरव्यू करना था। मैं बहुत खुश होती हूँ जब लड़कियां आगे आती है, लड़कियां अपने चैनल्स चलाती है, अपने पॉडकास्ट चलाती है। आप लोग आगे नहीं आएंगी तो कौन आगे आएगा? आप लोगों के साथ हम नहीं जुड़ेंगे तो कहाँ जुड़ेंगे? मैं अगर आज कल के लिए डायरेक्शन के लिए अपनी एक जिंदगी, एक दुनिया बनाने की कोशिश कर रही हूँ, तो आप मेरी फ्यूचर है। मैं आप में मेरी फ्यूचर ऑडियंस देखती हूँ। मैं आप में देखती हूँ कि आप कुछ मेरी वॉइस को आगे लेकर जाएंगी और ये वॉइस पहुंचेगी, इंडिया के कोने कोने में पहुंचेगी। ये बहुत जरूरी है और मैं बहुत खुश थी कि आपने अप्रोच किया। मैं बहुत एक्साइटेड थी। मैं कल रात को ही बहुत एक्साइटेड हो गई कि हाँ, मैं जाऊंगी, मैं देने के लिए जा रही हूँ कुसुम को, और जो 12 साल का मैंने जो भी इकट्ठा किया है, मैं जाके उसके दामन में डाल दूंगी। दिस वॉज माई इंटेंशन। हाँ, मैं वही सोच रही थी कि जिनके आगे पीछे माइकों की भीड़ हो, फिर मुझे यस किया। मुझे इस बात की बहुत खुशी। नहीं, मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि तुम ये पॉडकास्ट चलाती हो, तुम ऋषिकेश से आके बॉम्बे में आके ये कर रही हो। बहुत साहस चाहिए और वो साहस है तुम में। मैं चाहती हूँ तुम और बड़े प्लेटफॉर्म में जाओ, तुम्हारे पॉडकास्ट, तुम्हारे इंटरव्यूज बड़े जगह पे सुनी जाए, तुमको अप्रोच किया जाए बड़े लोगों को इंटरव्यू करने के लिए। बड़े लोग मतलब जो, जैसे तुम बोल रही हो ना कि जो रेगुलर इंटरव्यूज करते हैं, रेगुलर लोगों को आंसर करते हैं, उनको तुम्हारी ये हुनर समझ में आए कि सुनने वाला बोलने वाले से ज्यादा ताकतवर होता है। तुम्हारे सुनने की क्षमता बहुत बड़ा है, उसको कभी नजरअंदाज मत करना। ये बहुत बड़ी कैपेसिटी है। पता है मैम, जब शुरू में जब ये चैनल शुरू हुआ था तो एक्चुअली मेरे को कैमरा फेस करना नहीं आता था, ना मुझे बोलना आता था। मेरे लिए तो नई चीजें थी, तो मुझे सुनने में इंटरेस्ट था। उसी के भी आप में पॉडकास्ट शुरू हो गया। अब मैं सामने वाले को सुन रही हूँ। मेरी आदत है कि मैं जब सुनती हूँ तो मैं उसमें भूल जाती हूँ। आपने देखा होगा कि मेरा एक्सप्रेशन कभी रोने जैसा होता है, कभी स्माइल आ रही है, कभी चलता आ रही है। वो सारी चीजें इसलिए होता है कि मैं डीप सुनती हूँ। मैं जब आपको सुन रही थी तो मैं ये सोच रही थी कि वो लड़की, जो सुश्रिता लड़की, वो कैसी होगी उस टाइम पे। चुलबुलापन भी होगा, नटखट भी होगी, जिद्दी भी होगी, और आज वो इतनी समझदारी की बातें कर रही हैं। तो वो सब कुछ उन्होंने जिया होगा। मैं महसूस कर रही थी। बिल्कुल, वो तुम्हारे फेस पे बहुत क्लियर था। और डायरेक्टर होने के नाते एक टिप मैं तुमको जरूर दूंगी, कभी भी गलती से भी दिमाग में ये ख्याल नहीं लाना कि अच्छा कैमरा में मैं इस वक्त कैसी लग रही हूँ। कैमरा को शॉट मत दो, जो कर रही हो बस वही करो। जैसे तुम्हारे एक्सप्रेशंस इतने ट्रांसपेरेंट हैं, जो तुम अंदर महसूस कर रही हो वो तुम्हारे फेस पे मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। हमको एक्टर्स में यही चाहिए होता है। ये साफ सुथरापन वो नहीं ला पाते हैं। उनमें कॉन्शियसनेस होती है कि कैमरा लगे है, कैसे लग रही हो, मेरा एंगल कैसा है। वो नहीं है, वो नहीं काम है एक्टर का। तो तुमने अपना काम बहुत अच्छे से तुमने समझ लिया है, इसीलिए तुम कर पा रही हो और तुम बहुत आगे जाओगी। दिस विल टेक यू टू मेनी प्लेसेस। हाँ, तो मैं चुप रहती थी। तो क्या होता था कि मेरे को मैसेज आने लगे कि भाई ये लड़की तो कुछ बोलती नहीं, इसे इंटरव्यू लेना नहीं आता, कुछ बोलती नहीं। मेरे वो वीडियो जहाँ पे मैं चुप सुन रही हूँ, बहुत इफेक्टिव है। इतने वायरल गए कि लोगों ने फिर मुझे चुप में ही रहना, क्योंकि सब बोल रहे हैं ना कुसुम, सब बोल रहे हैं, तो सुनेगा कौन? तो जो सुनने के लिए जिन्होंने इनवाइट किया है वो सुन रही है। मैंने भी देखा है। मैं प्रोस्पेक्ट ये सोचती थी कि मैं, मतलब लोग कहते थे ना कि यार तुम अपना कैमरा वो लो, फुटेज लो, तुम बोलो, जब तुम बोलोगे तभी तो सुने जाओगे। मैं ये कहती थी सामने वाले को मैंने बुला रखा अपनी स्टोरी के लिए, और मैं अपने व्यूज के चक्कर में उसको बार बार वो कर रही हूँ, डिस्टर्ब कर रही हूँ। क्योंकि अगर आपकी कहानी चल रही है ना, आपके दिमाग को चीजों को तरीके से चल रहा है, और मैं बीच में बोलूं कि वो कहाँ से, तो पूरी लाइन चेंज हो जाती है। बिल्कुल, स्क्रिप्ट ही चेंज हो जाती है। बिल्कुल, फीलिंग चली जाती है। तो मैं बिल्कुल ध्यान से सुनती हूँ, हाँ भी नहीं करती, ताकि अगला पर्सन डिस्टर्ब ना हो। नहीं, बहुत अच्छा है। तो आप भगवान की दया से बहुत अच्छी ग्रोथ भी मिली। बिल्कुल, ये ग्रोथ है और तुम और ग्रो करोगी, क्योंकि ये नेचुरल है तुम में। जो चीज नेचुरल है वो पकड़ने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन पकड़ में आ गया तो वो छूटती नहीं है। ये तुम्हारे लिए, अब तुमने अपने सारे जिंदगी के लिए वेकेशन चुन लिया है। ये पूरी जिंदगी तुमको बहुत मजा आने वाली है, और अच्छा भी है, सबके लिए अच्छा है। थैंक यू सो मच मैम। बहुत मतलब जब सामने वाले से ऐसा वो मिलता है, कमेंट मिलता है, तो मुझे बहुत खुशी होती है। जी।
कुछ रैपिड फायर हैं, मैं उनसे उनके बारे में बात कर रही हूँ जी कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। हाँ। बॉलीवुड या ओटीटी किसको पसंद करेंगे? दोनों दोनों? पसंद है। एक चीज चूज। बॉलीवुड या ओटीटी? हाँ। बॉलीवुड। राइटिंग या डायरेक्टिंग? डायरेक्टिंग। टी या कॉफी? कॉफी, ब्लैक कॉफी। ब्लैक कॉफी, ओके। इमोशनल फिल्म या थ्रिलर फिल्म? इमोशनल फिल्म जिसमें थ्रिल हो। थ्रिलर, ओके। मुंबई या कोलकाता? कोलकाता, कोलकाता, कोलकाता। मुंबई कर्म स्थान है, लेकिन नस जुड़ी है कोलकाता से। ओके। वन वर्ड फॉर स्ट्रगल? वन वर्ड, वॉक। दो वर्ड्स होते तो मैं बोलती कीप वॉकिंग। हाँ, कीप वॉकिंग। चलते रहो। गेट अप एंड कीप वॉकिंग। एक सेंटेंस अगर होगा तो मैं बोलूंगी गेट अप एंड कीप अच्छा, वॉकिंग। एक वो आपका मैंने वो लेना था। कई बार ना जब फैमिली बैठी रहती है तो फैमिली वाले बोलते हैं यार तूने इन 6 महीनों में बहुत सारा पैसा बर्बाद कर दिया, ये सारी चीजें खोल के, या इसमें कोई कैरियर नहीं है, क्या ये सच्ची है? पैसे बनाना मुश्किल है, लेकिन अगर आपने ठान ले ली कि मुझे यही काम करना है, तो यकीन मानो आप उधार लेके, चोरी करके आप ये काम करोगे। ये काम आपको सब कुछ बना दे, लेकिन आप काम ना छोड़े तो वो काम आपको किसी ना किसी दिन उसका रिवॉर्ड देता है। आप हाथ फैलाने में भी शर्म नहीं करोगे, क्योंकि आपको वो काम करना है और जिसके सामने हाथ फैला रहे हो उसको समझ में आएगा आपकी डेडिकेशन। तो अगर लोन भी लेना पड़े, उधार भी लेना पड़े, या फिर कम में चलाना पड़े, बहुत कम में चलाना पड़े, चलता है। क्योंकि रात को आप जब तकिए पे सर रख के सोते हो ना, बहुत मजा आता है ये सोच के कि जो करने आई थी वही कर रही हूँ और वही करूंगी, और एनर्जी के साथ और जोर के साथ करूंगी। थैंक यू मैम फॉर कॉम्प्लीमेंट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत खुशी हुई मुझे आपसे बात करके। मुझे भी बहुत बोलने में खुशी हुई, क्योंकि बोलना बहुत दिनों के बाद एक स्टोरी मिली, मतलब जिसे सुनने का मन करे। क्योंकि यूट्यूब में जब आप देखते हो ना तो आपको महिलाएं कहाँ अटकती हैं, जहां उन्हें स्ट्रगल दिखता है सच में, जहां उन्हें स्टोरी दिखती है। जेंट्स का क्या होता है, उनका अलग प्रोस्पेक्ट होता है किसी चीज को देखने का। अच्छा कॉमेडी आई उस पे क्लिक, अच्छा ये इसने ऐसा बोल दिया उस पे क्लिक। करेक्ट। लेकिन जो महिलाएं होती है वो आपको शुरू से एंड तक देखी। बिल्कुल, बिल्कुल। 3 घंटे बोला है तो 3 घंटे। हाँ, क्योंकि उनको समझ में आता है कि स्ट्रगल आप चुन चुन के नहीं देख सकते। आप जुड़ गए हो एक जिंदगी से, तो आप एक जिंदगी के साथ एंड तक जुड़े रहना चाहोगे। वो जुड़े रहना महिला के लिए बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू टू यू। आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच। आई एम सो हैप्पी। आप खुश हो, मैं उसमें ज्यादा खुश हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।